तो सभी स्टूडेंट जो है क्लास में वो ज्वाइन हो चुके हैं, तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोग जो है एक्सेल का इंट्रोडक्शन पूरा समझ चुके थे, अच्छे से देख चुके थे। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना वेस्ट कर आगे स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि कल की जो हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कल आपको बता चुकी थी कि हमें एक्सेल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है और एक्सेल हमें क्यों चाहिए होता है, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं एक्सेल के, क्या क्या यूजेस होते हैं। ये हमारा डिस्कशन हो चुका था। आई थिंक वहाँ तक आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर थी। उसके बाद इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम हो गया था। देखिए, ये चीज़ किसी के हाथ में नहीं है, ना मेरे ना आपके, किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है। बाई चांस आप लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आपको रिकॉर्डिंग वीडियोज़ अवेलेबल करते हैं। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने मेरी कल की प्रॉब्लम को समझा और उसको अंडरस्टैंड किया अच्छे से। तो उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। हाँ, तो कल हम कहाँ थे लास्ट, हमारा टॉपिक था, मैं आपको यहाँ पर मेन्यू बार का डिस्कशन कर रही थी। तो मैं वहीं से वापस से स्टार्ट करूँगी, जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को, कुछ भी आपका टॉपिक छूटे ना। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इनसे। ये क्या होते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर होम, इंसर्ट, पेज लेआउट्स, फार्मूलाज ये लिखा हुआ है। इसको हम टैब्स बोलते हैं। टैब्स, ये सारे हमारे टैब्स होते हैं एक्सेल की एक शीट के अंदर। ये जो मैंने ओपन की है, ये एक्सेल की एक शीट है। और जब हम ऐसी कई सारी शीट्स ओपन कर देते हैं, यानी कई सारी नई शीट्स बना लेते हैं, उन सभी शीट्स को मिलाकर एक वर्कबुक बन के तैयार होती है। तो ये अभी जो ओपन है एक एक्सेल की शीट है, और उसके अंदर हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऊपर ग्रीन कलर का एरिया जहाँ पर ये अलग अलग डिफरेंट नाम लिखे हुए हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, ये सारे क्या हैं, टैब्स हैं। अब हर टैब्स के अंदर अपने एक ऑप्शंस होते हैं। ये देखिए, जैसे होम टैब के अंदर ये कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि फ़ोन साइज़ कलर करना या फ़ोन का कलर चेंज करना, ये सारे ऑप्शंस ये होम टैब के अंदर है। ऐसे ही इंसर्ट के अंदर प्राइवेट टेबल, पिक्चर्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट्स वगैरह ये आपको मिल जाएंगे। इनको हम बोलते हैं रिबन्स। ठीक है, ये हमारे टैब्स होते हैं और ये रिबन्स होते हैं। और टैब्स और रिबन्स को मिलाकर इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं मेन्यू बार। ओके, इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं मेन्यू बार। तो हर एक चीज़ का नाम जानना ज़रूरी है, पता होना चाहिए कि क्या चीज़ क्या काम करती है और उसका नाम क्या है। ओके, तो इसका काम ये है कि यहाँ पर आपकी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं डेटा के लिए, जो भी आपको जो भी काम करना है उसके लिए, और इसको हम मेन्यू बार बोलते हैं। आइए अब मैं यहाँ पर हम फोकस करते हैं। आप ये बॉक्स देख रहे हैं अपने आगे, जैसे ही मैं इस पर मैंने कर्सर किया तो यहाँ पर ये दिखा रहा है नेम बॉक्स, इसका नाम है, इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। इसको नेम बॉक्स क्यों बोलते हैं, इसको नेम बॉक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं जिस भी सेल पर कर्सर रख रही हूँ, ये देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ मुझे डिफरेंट जो है नेम यहाँ पर शो हो रहा है। ये नेम क्या है, B4, यानी ये मुझे क्या करेगा, उस सेल का एड्रेस जो है वो दे देगा। B4 यानी B कॉलम और फोर्थ हमारी रो। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। हाँ जी, अब देखिए B कॉलम फोर्थ रो को बना मिलाकर यहाँ पर ये जो है इसको बोल रहे हैं B4। तो ये क्या करता है, आपको एक सेल का एड्रेस जो है वो दे देता है इस तरीके से, नेम बॉक्स। यानी आप किस सेल पर हैं, कहाँ पर आपने क्लिक किया हुआ है, उस सेल का एड्रेस क्या है वो यहाँ पर आप यहाँ से चाहें तो नेम भी चेंज कर सकते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, और किसी सेल का या किसी टेबल का आपने रेंज का नेम चेंज किया है उसके क्या बेनिफिट्स हैं, वो आगे आगे हम सीखेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, इसकी भी कई सारी टेक्निक्स होती हैं, वो जैसे जैसे हम एडवांस लेवल तक जाएंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ओके, अब आप देख सकते हैं इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। जो भी हमारे फार्मूलाज होते हैं वो यहाँ पर हमें शो हो जाते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ, यहाँ पर मैंने टाइप किया इज इक्वल्स टू 97 प्लस 85। ओके, मैंने एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 182 दिखा रहा है, 182। लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक वापस से करती हूँ, क्लिक फार्मूला बार में क्या दिखाएगा, ये देखिए वो दिखा देगा कि किस किस नंबर को आपने यहाँ पर प्लस किया है और तब उसका आंसर क्या आया है। ये देखिए मैंने सिर्फ यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर 182 ही है, लेकिन यहाँ पर क्या दिखा रहा है, इज इक्वल्स टू 97 प्लस 85। ये फार्मूला बार काम करता है।
यानी आपने जो भी फंक्शन अप्लाई किया होता है, जो भी फॉर्मूला अप्लाई किया होता है, वो यहाँ पर फॉर्मूला बार में हमें शो हो जाता है। ओके, इज दैट क्लियर? ठीक है, यहाँ पर हमें फॉर्मूला बार का क्या काम होता है, जो भी आप फंक्शन या फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो हमें इस बॉक्स में जो है शो कर देगा। किस तरीके से, जैसे मैं आपको जब फॉर्मूला फंक्शन का यूज़ करके दिखाऊंगी उसमें मैं बताऊंगी कि किस तरीके से ये काम करता है और यहाँ पर कैसे शो होता है। यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला अप्लाई करके फ़िलहाल आपको दिखा दिया है। मैं आगे भी इसको एक बार आपको नोटिस करवाऊँगी कि ये कैसे फंक्शंस को शो करता है। ओके, तो ये क्लियर हो गया आपको। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये काफ़ी सारे सेल्स हैं। इन सेल्स के साथ यहाँ पर कई सारे रोज़ हैं। ये देखिए, आप नीचे जितना स्क्रॉल करते जाएंगे उतना आपको फाइंड होगा काफ़ी सारे यहाँ पर हमें एक्सेल की एक शीट के अंदर कई सारे रोज़ दिए होते हैं। अब वो रोज़ कितने होते हैं? वो रोज़ होते हैं 10,48,576, 10,48,576। ये हमारे एक्सेल के अंदर रोज़ होते हैं। अब मैं ये चाहूँ कि मेरे को सबसे जो लास्ट है, सबसे लास्ट वाले रो पे मुझे मूव करना है, अपना कर्सर सबसे लास्ट वाले रो पे चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? उसके लिए यहाँ पर हम प्रेस करेंगे कंट्रोल डाउन एरो, कंट्रोल डाउन एरो। आप लिख लीजिए एक नोटबुक में, आप लिख लीजिए। मैं अभी यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें बता रही हूँ, आपको इनको भी नोट करना है, नोट कर लीजिए। नहीं तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम आपको जो है रिकॉर्डिंग वीडियो प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल, वीडियो जो है सारी रिकॉर्ड हो रही हैं, जैसे ही उनकी एडिटिंग हो जाएगी आप लोगों को मिल जाएगी, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, आप उसको बाद में भी देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो हमारे रोज़ के नंबर हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 10,48,576। तो यहाँ पर ये हमारे रोज़ इतने दिए होते हैं एक शीट के अंदर। अब मुझे वापस से ऊपर जाना है तो मैं यहाँ पर मूव करूँगी, स्क्रॉल करूँगी अगर कर्सर को बार बार तो बहुत टाइम जाएगा। तो इसके लिए भी मैं क्या प्रेस करूँगी? कंट्रोल अपर एरो, इस तरीके से। तो यहाँ पर वो सीधा जो फर्स्ट वाला जो हमारा रो था उस पर मूव कर जाएगा, यानी ये जो सेल यहाँ पर फर्स्ट वाला था इस पर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मुझे कॉलम देखने हैं, जो सबसे हमारा लास्ट कॉलम है वो कौन सा है, तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल राइट एरो। अब यहाँ पर कॉलम्स की काउंटिंग नहीं दी हुई है, नंबर्स नहीं दिए हैं, लेकिन जो हमारे कॉलम्स होते हैं आप लिख लीजिए। कॉलम्स होते हैं 16,384, 16,384, 16,384 हमारे एक्सेल के अंदर कॉलम्स होते हैं। मैंने आपको रोज़ और कॉलम्स दोनों बता दिए हैं कि रोज़ कितने होते हैं, कॉलम्स कितने होते हैं। आपको लास्ट वाले पे मूव करना है तो क्या प्रेस किया मैंने यहाँ पर? कंट्रोल राइट एरो कॉलम के लिए। मुझे वापस से फर्स्ट पे जाना है तो कंट्रोल लेफ्ट एरो। ठीक है, तो आपके जो कीबोर्ड के अंदर यहाँ पर ये जो एरोज़ दिए हुए होते हैं इनको आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी सारी हमारी सेल्स हैं। आप रोज़ का और कॉलम्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि सेल्स कितने होते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये सेल्स दिए हुए हैं हमें काफ़ी सारे। इसके अंदर ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं डिफरेंट ये सेल्स है। इसमें हम अपने डेटा को अच्छे से जो है ईजिली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम शीट पे आते हैं कि शीट्स कैसी होती है, शीट्स कितनी होती हैं। शीट्स आपकी अनलिमिटेड होती हैं। शीट्स आप यहाँ से जितनी चाहे उतनी ऐड कर सकते हैं, जितनी आपको शीट चाहिए उतनी शीट आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको एक चीज़ इसके लिए बता देती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर शीट 4 को डिलीट कर रही हूँ। मान लीजिए अगर आप यहाँ पर कोई काम करते हैं एक्सेल के अंदर, मैंने यहाँ पर कुछ टाइप किया, कुछ कंटेंट, कंट्रोल जेड करने का, कंट्रोल जेड क्या काम करती है आप में से कई लोग जानते होंगे। कंट्रोल जेड अंडू के लिए वर्क करता है, यानी जो भी मैंने यहाँ काम किया वो अंडू हो गया। ओके, लेकिन अगर ये ही काम मैं शीट के लिए करूँ, मैं यहाँ पर शीट पर राइट क्लिक करके उसको डिलीट कर रही हूँ, मैं कंट्रोल जेड करूँगी तो ये शीट पर वर्क नहीं करेगा। यानी शीट अगर आपने एक बार वो डिलीट कर दी तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। ओके, कंट्रोल जेड वाली जो की है आपकी वो शीट्स पर काम नहीं करेगी। शीट एक बार डिलीट हो गई तो वो हो गई। ठीक है, तो शीट्स यहाँ से हम अनलिमिटेड ले सकते हैं और इन्हीं सभी शीट्स को मिलाकर यहाँ पर वर्कबुक जो है उसको हम पूरी एक्सेल वर्कबुक बोलते हैं, इन सभी शीट्स को मिलाकर। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये एरिया देख रहे होंगे जहाँ से मैं जूम आउट जूम इन कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से। इसके लिए भी एक शॉर्टकट की होती है, मैं आपको बता देती हूँ। शॉर्टकट की आप लिख लीजिए
इसके लिए शॉर्टकट की होती है Alt+V+Z। Alt+V+Z प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर ये ऑप्शन दिख रहा होगा जूम का। यहाँ पर आप अपने हिसाब से जितना चाहे उतना जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। 200 पर क्लिक कर कर 100 पे क्लिक कर कर नॉर्मल हमारा 100 होता है इसके अंदर। ओके, कस्टम पे जाके आप अपने हिसाब से नंबर डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 120, तो मैं यहाँ से ओके कर दिया मैंने और 120 सेट हो गया। ओके, तो Alt+V+Z जूम के लिए मैग्नीफिकेशन का यहाँ पर ऑप्शन खुल जाता है। मैं दोबारा दिखा रही हूँ Alt+V+Z। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर जूम का हमारा ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो यहाँ से आप जूम आउट और जूम इन ईजिली कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन था इन शीट्स का, ये जो भी हम नाम जानने थे सब चीज़ के यहाँ पर हमने जान लिए हैं। अब हम आगे चलते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। ओके, आपकी क्वेरीज, आपकी क्वेश्चंस हम क्लास के लास्ट में डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इंट्रो के अंदर एक और चीज़ थी हमारी, ये जो आप शॉर्टकट कीज़ देख रहे हैं इनका चाहे तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको नोट करनी है आप नोट कर सकते हैं। मैं आपको टाइम दूंगी, पहले मैं इनका यूज़ बता देती हूँ, ये काम कैसे करती हैं। उसके बाद आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर यहाँ सबसे पहले शॉर्टकट की आपको दिखाई दे रही होगी Shift F11। Shift F11 क्या काम करती है, मैं यहाँ पर प्रेस करी हूँ, उसके आगे लिखा भी हुआ है। मैंने प्रेस किया Shift F11, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक न्यू शीट जो है वो इंसर्ट हो गई है। न्यू शीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है Shift F11। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, उससे न्यू शीट जो है हमारी ओपन हो जाती है Shift F11 प्रेस करने से। दूसरी शॉर्टकट की Alt+IR आप देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। आप साथ साथ आपके लिए बेटर होगा अगर आप नोटबुक और पेन लेकर बैठे, क्योंकि आप अपनी लैंग्वेज में जिस तरीके से आपको जो भी समझ आ रहा है आप उसको साथ साथ राइट डाउन करते रहेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। ठीक है, वैसे मैं आपको टाइम दूंगी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप चाहें तो। Alt+IR के लिए यहाँ पर मैं प्रेस कर रही हूँ इंसर्ट रो के लिए। कैसे, जैसे आप मान लीजिए मैंने यहाँ पर, मैं 5th रो पर हूँ, मुझे इस 4th और 5th के बीच में एक और रो इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ प्रेस कर रही हूँ Alt+IR। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और रो जो है वो इंसर्ट हो गई है। किसके बीच में, 4th और 5th के बीच में 4th वाली रो यहाँ पर एक और इंसर्ट हो गई, ये देखिए। ओके, अगर मुझे ये रो को डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगी, पूरी रो को इस तरीके से सिलेक्ट करूँगी और प्रेस करूँगी Ctrl-। मैंने यहाँ पर प्रेस किया है Ctrl-, जिससे पूरा का पूरा रो जो है वो डिलीट हो गया है। ऐसे ही कॉलम इंसर्ट करने के लिए हम प्रेस करते हैं। कॉलम इंसर्ट करने के लिए जहाँ पर भी आप कर्सर रखेंगे प्रेस करेंगे Alt+IC। Alt+IC प्रेस करने से क्या हुआ, एक कॉलम जो है, दो कॉलम के बीच में जहाँ पर भी कर्सर था लेफ्ट साइड में एक कॉलम जो है इंसर्ट हो गया है। ओके, इसको भी इसी तरीके से अगर मुझे डिलीट करना है, यहाँ से हटाना है, तो पूरे कॉलम को सिलेक्ट कीजिए। मान लीजिए आप कोई भी काम करते हैं, आपने कोई कॉलम एंट्री कोई गलत कर दी है, कोई कॉलम आपको समझ नहीं आ रहा, आपको पूरा कॉलम डिलीट करना है, तो उसको इस तरीके से सिलेक्ट कीजिए और उसकी शॉर्टकट की है Ctrl-। ये देखिए पूरा कॉलम जो है यहाँ से वो डिलीट हो चुका है। ओके, ऐसे ही इंसर्ट रो के लिए यहाँ पर दो शॉर्टकट की हैं। एक मैंने बताई आपको Alt+IR, दूसरी है Ctrl++। Ctrl+ मैंने यहाँ पर प्रेस किया, यहाँ पर हम कर्सर रख देते हैं, जहाँ पर भी आपको कर्सर रखना है वहाँ पर प्रेस कीजिए, उसके बाद Ctrl+। तो आप देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर इंसर्ट का, शिफ्ट सेल्स राइट, शिफ्ट सेल्स डाउन, एंटायर रो और एंटायर कॉलम। अगर आपको एक सेल यहाँ पर इंसर्ट करना है तो आप एक सेल इंसर्ट कर सकते हैं राइट साइड। अगर आपको डाउन साइड एक सेल इंसर्ट करना है तो डाउन साइड आप कर सकते हैं। एंटायर रो यानी पूरी रो आपको यहाँ पर इंसर्ट करनी है, पूरी रो कर सकते हैं, और कॉलम भी। ठीक है, इस ऑप्शन से। तो यहाँ पर मैं एक सेल इंसर्ट करना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पर सेल पर ही रहने दिया और ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जो कॉलम है वो इंसर्ट होकर आ गया है। ओके, ठीक है, ऐसे ही Ctrl-।
अगर आपको कंट्रोल माइनस आप प्रेस करेंगे, वापस से ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। डिलीट करना है कोई भी कॉलम तो उसको आप डिलीट कर सकते हैं। ओके कर दीजिए, वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर जो मेरा डेटा था उस कॉलम के अंदर वो डिलीट हो चुका है। ओके, इतना आपको समझ आ गया होगा। ये शॉर्टकट कीज़ मैंने आपको बताई है यहाँ तक अभी तक। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कंट्रोल F1। कंट्रोल F1 क्या काम करता है, मैंने आपको मेन्यू बार के बारे में समझाया था। ठीक है, आपको याद होगा मैंने बताया था ये पूरा का पूरा एरिया होता है मेन्यू बार, इसको हम बोलते हैं। अब रिबन्स जो होते हैं हमारे, जैसे मैं होम पर यहाँ पर डबल क्लिक कर रही हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया तो जो हमारे रिबन्स थे वो हाइड हो गए हैं। वापस से डबल क्लिक करने पर रिबन्स जो है वो मुझे शो हो रहे हैं। इसकी शॉर्टकट की भी है। शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल F1। ये देखिए कंट्रोल F1 से क्या हुआ, रिबन्स हाइड हो गए। रिबन को आपको वापस से शो करना है तो कंट्रोल F1 वापस से। ठीक है, तो ये रिबन्स को हाइड और शो करने के लिए हम कंट्रोल F1 प्रेस करते हैं। ऑल्ट वी जेड मैं आपको बता चुकी हूँ, जूम के लिए हम प्रेस करते हैं। कंट्रोल राइट मैंने आपको बता दिया। कंट्रोल डाउन भी मैंने आपको बता दिया। कंट्रोल राइट और डाउन क्या करेगा, सीधा लास्ट वाले एरिया पर आपको मूव कर देगा। ऐसे ही कंट्रोल राइट क्या करेगा, राइट साइड में जो सबसे लास्ट होगा कॉलम आपका, वहाँ पर मूव हो जाएगा। अब कंट्रोल स्पेस और शिफ्ट स्पेस ये क्या काम करता है ये मैं आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पर प्रेस किया कंट्रोल के साथ स्पेस, तो देखिए क्या हुआ, पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। यानी मुझे यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस तरीके से मैंने जहाँ पर भी कर्सर रखा, जिस भी कॉलम में मैं कर्सर रखूँगी, प्रेस करूँगी कंट्रोल स्पेस, तो आप देखिए पूरा का पूरा कॉलम जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर कहीं पर भी कर्सर रखती हूँ, किसी भी रो पर कर्सर रखती हूँ और मैं प्रेस करती हूँ शिफ्ट के साथ स्पेस, तो पूरा का पूरा रो जो है हमारा इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट कीज़ थी हमारी कॉलम और रो को, पूरे कॉलम और रो को। ये आप सिलेक्शन देख सकते हैं, ये पूरा एंड तक का सिलेक्शन है, जहाँ तक कॉलम लास्ट होते हैं वहाँ तक का सिलेक्शन। ऐसे ही रोज़ का भी पूरा एंड तक का ही सिलेक्शन होता है। ओके, तो ये शॉर्टकट कीज़ आपको मैंने ये कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज़ बताई हैं। और भी कई सारी शॉर्टकट कीज़ होती हैं, या फिर आप शॉर्टकट कीज़ के अपने तरीके भी ढूंढ सकते हैं। जैसे कि अगर हम ऑल्ट प्रेस करते हैं, ऑल्ट प्रेस करने के बाद मान लीजिए मैंने यहाँ पर कर्सर रखा फर्स्ट वाले सेकेंड रो के इस कॉलम पर, सेकेंड कॉलम पर, उसके बाद मैंने प्रेस किया ऑल्ट प्रेस करते ही क्या होता है, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिएगा इसको। ऑल्ट प्रेस करते ही यहाँ पर कुछ कीज़ जो हैं इस तरीके से आपको शो हो जाती हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ऑल्ट प्रेस करने पर यहाँ पर जो कीज़ होती हैं इस तरीके से शो हो जाती हैं। अब मुझे होम पर जाना है तो मैंने प्रेस किया H। उसके बाद मुझे बॉर्डर पे जाना है तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा B, बॉर्डर के लिए मैंने प्रेस किया B। और यहाँ पर ऑल बॉर्डर का ऑप्शन है, उसके लिए मैंने प्रेस किया A। तो ऑल्ट HBA, उससे क्या हुआ आप देखिए इस एरिया पर जो है बॉर्डर लग गया। ठीक है, तो शॉर्टकट कीज़ का यूज़ हम ऐसे भी कर सकते हैं। ऑल्ट के बाद आपको यहाँ पर सभी के एक लेटर्स के थ्रू एक नाम दिख जाएंगे, आप उस पर क्लिक कीजिए तो शॉर्टकट कीज़ वहाँ से आपके जनरेट हो जाएंगे। ओके, तो आई होप आपको ये शॉर्टकट कीज़ क्लियर होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं बेसिक फार्मूलाज की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आपको यहाँ पर ये शीट दिखाई दे रही होगी इस तरीके की, जिसमें यहाँ पर मुझे सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, सब्जेक्ट के कुछ मार्क्स दिए हुए हैं, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, एवरेज। तो इस मार्कशीट के थ्रू हम बेसिक फंक्शन को समझेंगे। ये मार्कशीट यहाँ पर ऑलरेडी बनाई हुई है, मैं आपको साथ के साथ बना के और समझाऊंगी कि यहाँ पर ये नंबर्स, नेम वगैरह एंटर करने के डिफरेंट जो तरीके होते हैं वो कौन से होते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं शिफ्ट F11 करके एक नई शीट ले रही हूँ। नई शीट लेने के बाद अब यहाँ पर एक एक करके वो सारी चीज़ हम मेंशन कर देते हैं। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर मुझे दिया हुआ था सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर जो है उसको भी यहाँ पर इंसर्ट करने के कई सारे तरीके होते हैं। उसमें से 3 तरीके मैं आज आपको बताऊंगी कि सीरियल नंबर हम डिफरेंट तरीक़ों से किस तरीके से लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सिंपल तरीका होता है, मैंने यहाँ पर प्रेस किया 1, देन उसके बाद सेकंड कॉलम में मैंने प्रेस किया 2, ये दोनों को सिलेक्ट किया और लेफ़्ट कर्सर, यहाँ पर मैं कर्सर को इस तरीके से मूव कर रही हूँ लेफ़्ट क्लिक करके, जहाँ तक भी आपको चाहिए
जहाँ तक भी आपको नंबर्स चाहिए वहाँ तक आप ड्रैग कर दीजिए, तो यहाँ पर 1 से लेके 8 तक इस तरीके से नंबर्स जो हैं आपको प्रेजेंट हो जाएंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट तरीका। दूसरा क्या होता है, सबसे पहले इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने प्रेस किया 1 और उसको ही मैंने 1 को ही सीधा यहाँ पर ड्रैग कर दिया इस तरीके से। जहाँ तक भी नंबर चाहिए मैंने 9 तक यहाँ पर ड्रैग कर दिया। आपको साइड में यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा इस तरीके का, इसको बोलते हैं ऑटो फिल ऑप्शन। इसको बोलते हैं ऑटो फिल ऑप्शन। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करिए। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा फिल सीरीज। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, हाँ, तो सीरियल नंबर यहाँ पर मैंने आपको 2 तरीक़ों से बताया। थर्ड जो हमारा तरीका था, थर्ड मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हमने प्रेस किया 1 प्रेस करने के बाद आपको होम के अंदर एक ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पर सीरीज़ का। इस ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा फिल सीरीज़, उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको इस तरीके से ये डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रोज़ पे सिलेक्ट है। अगर मैं रोज़ पे यहाँ पर रहने दूँगी तो क्या होगा, नंबर्स जो है मेरे इस तरीके से हॉरिजॉन्टली फिल हो जाएंगे। लेकिन मुझे वर्टिकली फिल करना है नंबर्स को, तो उसके लिए यहाँ पर मैं कॉलम्स पे यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ। स्टेप वैल्यू मतलब यहाँ पर जहाँ से भी आपको नंबर स्टार्ट करने हैं वो वैल्यू डालेंगे। उसके बाद स्टॉप वैल्यू में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 8 और मैंने कर दिया यहाँ पर ओके प्रेस। तो आप देख सकते हैं नंबर्स जो हमारे यहाँ पर सीरियल नंबर इस तरीके से भी आ गए। ओके, तो मैंने यहाँ पर आपको आज 3 तरीके से सीरियल नंबर आप कैसे लेके आ सकते हैं वो बता दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर मार्कशीट में हमें यहाँ क्या चाहिए होता है, मैं यहाँ पर सीरियल नंबर लिखना भूल गई, तो यहाँ पर मैं एक रो जो है वो इंसर्ट कर रही हूँ। इस तरीके से कंट्रोल प्लस प्रेस करके यहाँ पर मैं टाइप कर रही हूँ सीरियल नंबर। अब यहाँ पर हमें चाहिए नेम ऑफ द स्टूडेंट। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमें चाहिए मैक्स यानी मैक्सिमम मार्क्स। मैं शॉर्ट में यहाँ पर लिख रही हूँ मैक्स को मैक्सिमम मार्क्स, और MIN मैं यहाँ पर प्रेजेंट कर रही हूँ मिनिमम मार्क्स के लिए। इससे पहले मैं यहाँ टोटल मार्क्स भी ऐड कर देती हूँ। इसके बीच में ही मुझे एक कॉलम इंसर्ट करना है, तो मैंने कंट्रोल प्लस से यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट कर दिया। यहाँ पर मैं ले रही हूँ मिनिमम मार्क्स। उसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ मिनिमम मार्क्स, तो मैं ले चुकी हूँ, सॉरी मेरे को यहाँ पर टोटल चाहिए था। मैंने यहाँ पर टोटल के लिए ये जो बॉक्स था वो लिया था। टोटल मार्क्स हो गए मैक्सिमम, मिनिमम मार्क्स, काउंट। ये जो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ इन सभी के फंक्शंस भी मैं आपको बताऊँगी कि ये किस चीज़ कैसे आप यहाँ पर टोटल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम, काउंट कैसे कर सकते हैं वो भी आपको बताऊँगी मैं। एवरेज, तो एवरेज भी यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ इस तरीके से, और परसेंटेज। उसके बाद यहाँ पर मुझे चाहिए रिज़ल्ट, तो रिज़ल्ट हम यहाँ पर लेंगे। ओके, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारे कॉलम की जो विड्थ है वो यहाँ पर डिफरेंट है। देखिए कोई कॉलम हमारा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उसकी विड्थ है, किसी की कम है, तो मुझे इन सभी को सेट करना है एक बारी में शॉर्टकट की के थ्रू। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये है कि आप इस तरीके से क्लिक कर यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो भी आपके कॉलम की विड्थ जो है एडजस्ट हो जाएगी। दूसरा मैं आपको बता देती हूँ शॉर्टकट की के थ्रू, या फिर आप यहाँ पर शॉर्टकट की से पहले समझ लीजिए कि मैं कौन से ऑप्शन पे जा रही हूँ। यहाँ से होम के अंदर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा फॉर्मेट का, आप उस पर क्लिक कीजिए और उसके अंदर ही यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ये आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ऑटो फिट कॉलम विड्थ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं सभी कॉलम की जो विड्थ थी, जितना उसमें कंटेंट था उसके हिसाब से यहाँ पर सेट हो चुकी है। ओके, ऐसे ही यहाँ पर शॉर्टकट की से कैसे करेंगे, अभी हो गई ऑलरेडी। शॉर्टकट की के लिए यहाँ पर लिख लीजिए, इसकी शॉर्टकट की है Alt+H+O+I। ठीक है, ये आप खुद भी देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है शॉर्टकट की इसका देखने का क्या तरीका होता है। नहीं तो मैं बोल रही हूँ तो आप लिख लीजिए Alt+H+O+I। ओके, यहाँ पर मैं नेम की जगह कुछ लेटर्स ले रही हूँ, अल्फ़ाबेट्स ले रही हूँ यहाँ पर। अब यहाँ
यहाँ पर हम निकालेंगे टोटल। टोटल से पहले यहाँ पर मुझे मार्क्स चाहिए, तो मैं यहाँ पर मार्क्स के लिए भी कुछ कॉलम जो है इंसर्ट कर देती हूँ। ओके, आई थिंक कोई इशू हो गया था शायद, मेरे माउस की कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए अब मैंने यहाँ पर प्रेस किया सिलेक्ट करके, जैसे कि आपने देखा होगा Alt+HOI, तो उसी से ही आपकी कॉलम विड्थ जो है वो सेट हो जाएगी, डोंट वरी। ओके, तो यहाँ पर मैं नंबर्स जो डालूंगी, अब आप देख लीजिए मुझे यहाँ पर कोई मार्कशीट नहीं प्रोवाइड है, मेरे को यहाँ पर जो नंबर डालने हैं वो अपने हिसाब से डालने हैं, यानी रैंडमली कुछ मार्क्स मुझे एंटर करने हैं। तो कई बार क्या होता है, आपको कुछ रैंडम मार्क्स चाहिए होते हैं, यानी कुछ रैंडम नंबर्स चाहिए होते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर आप एक एक करके टाइप करेंगे। मान लीजिए आपको सारे बॉक्सेस में नंबर टाइप करने हैं, अभी तो मेरे को 8 स्टूडेंट्स के ही नंबर टाइप करने हैं, कई बार मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के जो नंबर हैं वो टाइप करने होते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इस एरिया को सिलेक्ट करूँगी, इस फंक्शन को आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ से इस उतने एरिया को सिलेक्ट करेंगे जिस भी एरिया में आपको मार्क्स चाहिए। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर प्रेस करेंगे =RAND, रैंड बिटवीन, आपको दिख गया होगा आपकी स्क्रीन पर रैंड बिटवीन फंक्शन। रैंड बिटवीन फंक्शन क्या काम करता है, यहाँ पर लिखा हुआ है रिटर्न्स अ रैंडम नंबर बिटवीन द नंबर्स यू स्पेसिफाई, यानी जो भी नंबर डालेंगे बॉटम और टॉप के बिटवीन में, वो नंबर यहाँ पर आपको ये दिखा देगा। तो मैंने यहाँ क्या डाला, रैंड बिटवीन। ये फंक्शन के लिए यहाँ पर सबसे पहले मुझे बॉटम में जो नंबर चाहिए, मुझे चाहिए जो मार्क्स हो 28 से 100 तक, इस तरीके से मुझे मार्क्स चाहिए। मैंने ब्रैकेट बंद किया। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट एंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जो भी नंबर होगा वो सिर्फ फर्स्ट सेल के अंदर आएगा। तो इसके लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर प्रेस करने से क्या होगा, वो सभी बॉक्सेस में इस तरीके से सभी सेल्स में जो है फिल हो जाएगा। ओके, सिर्फ अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वो सिर्फ फर्स्ट सेल में होगा। मैंने यहाँ पर कंट्रोल एंटर प्रेस किया है तो यहाँ पर सभी सेल्स में फिल हो गया है। अगर एक सेल में फिल होता है उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से फंक्शन अप्लाई करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर मैं दोबारा से जो फंक्शन है वो अप्लाई कर रही हूँ, 28 और 100 मार्क्स। यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं, ये पे अपने अकॉर्डिंग जो है मार्क्स ले रही हूँ। मैंने यहाँ पर सिर्फ एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं सिर्फ फर्स्ट सेल में ही जो है वो वैल्यू आई है। अब इसको मुझे राइट साइड और डाउन साइड इस एरिया में और इस एरिया में भी फिल करना है, तो उसकी शॉर्टकट की होती है, आपका कोई भी आप फंक्शन या फॉर्मूला जो अप्लाई करते हैं उसको अगर आपको डाउन फिल करना है या राइट फिल करना है तो उसके लिए भी शॉर्टकट की होती है। मुझे राइट साइड फिल करना है तो यहाँ पर मैंने प्रेस किया कंट्रोल R, तो आप देखिए ये राइट साइड फिल हो गया। इसी के साथ मैं प्रेस करूँगी कंट्रोल D, तो ये डाउन साइड भी फिल हो गया। लिख लीजिए, अगर आपको ये इसी फंक्शन पे नहीं किसी भी फंक्शन पे काम करेगा। अगर आपको कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन फिल करना है डाउन साइड तो आप प्रेस करेंगे कंट्रोल D। अगर आपको राइट साइड फिल करना है तो उसके लिए प्रेस करेंगे कंट्रोल R, तो वो राइट और डाउन साइड इस तरीके से फंक्शन या फॉर्मूला जो भी होगा आपका वो फिल हो जाएगा। ओके, अब आपने नोटिस किया होगा मैं बार बार फंक्शन या फॉर्मूला बोल रही हूँ। जी हाँ, फंक्शन या फॉर्मूला इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दोनों चीज़ में डिफरेंस होता है। फंक्शन और फॉर्मूला में क्या डिफरेंस होता है वो भी बता देती हूँ मैं आपको। पहले मान लीजिए यहाँ पर मैं कुछ नंबर्स ले रही हूँ इस तरीके से, जैसे कि मैंने पहले लिए थे। यहाँ पर मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हैं ये एक फॉर्मूला है। मैंने इज इक्वल्स टू के साथ क्या किया, यहाँ पर 9 + 8, तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये मैंने खुद इस एक तरीके से जनरेट किया है, इन द सेंस कि मैंने यहाँ पर 9 + 8, मैं यहाँ पर 9 - 8 कुछ भी ले सकती थी। फंक्शंस क्या होते हैं, अगर मुझे यहाँ पर नंबर्स का टोटल करना है तो उसके लिए यहाँ पर मैं जो फंक्शन अप्लाई करूँगी वो होगा सम। तो आप देखिए ये जो है प्री डिफाइंड है। इस तरीके से जो फंक्शंस होते हैं वो एक्सेल के अंदर हमारे जो है फंक्शंस प्री डिफाइंड होते हैं। जो हमारे फार्मूला होते हैं वो हमें खुद इस तरीके से अप्लाई करने होते हैं। तो फंक्शन और फार्मूला में ये डिफरेंस होता है
कि फार्मूलाज, इसको हम फार्मूलाज बोलते हैं और इसको फंक्शन बोलते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है हम काम करते करते फार्मूला फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन मुझे आपको डिफरेंस बताना था तो मैंने यहाँ पर आपको डिफरेंस बता दिया है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ओके, अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, जैसे भी यहाँ पर मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ या फिर कुछ भी प्लस माइनस कर रही हूँ, दोबारा देखिए तो ऊपर की जो वैल्यू है, ये रैंडम जो फंक्शन मैंने अप्लाई किया है, ये जो नंबर्स की वैल्यू है ये चेंज हो रही है, देखिए बार बार ये ऐसा होता है। रैंडम फंक्शन में क्या होता है, जब भी आप कुछ भी एंटर करेंगे या कुछ फंक्शन इस पर अप्लाई करेंगे, इनका टोटल निकालूंगी, जब मैं वो मिनिमम निकालूंगी तो क्या होगा, ये बार बार इसी तरीके से चेंज होता रहेगा। तो मुझे ये क्या चाहिए, मुझे चेंज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये एक ही जगह इसी तरीके से टिके रहें। तो उसके लिए एक चीज़ आपको बता देती हूँ, आपके काम आएगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पर इस पूरे एरिया को सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पर प्रेस किया कंट्रोल सी से क्या कॉपी हो जाता है, आप लोग को पता होगा, ये बेसिक जो शॉर्टकट की है ये बेसिक है एकदम। कंट्रोल सी से कॉपी हो जाता है। कॉपी करने के बाद इस पर आप राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, आप राइट क्लिक नहीं करना चाहते तो आपको यहाँ पर इस तरीके से होम के अंदर पेस्ट का एक ऑप्शन दिख जाएगा, उसके अंदर भी आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको वैल्यूज़ का, वैल्यूज़ मतलब इन नंबर्स को मैं वैल्यू में पेस्ट कर रही हूँ। वैल्यू में पेस्ट करने के बाद क्या होता है देखिए, वैल्यू में पेस्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पर कुछ भी करूँगी, एंटर करूँगी, जैसे मैंने यहाँ पर वापस से करके दिखाती हूँ। कोई नंबर ले लेते हैं, एंटर, तो आप देखिए अब नंबर्स में चेंज नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों, जब भी हम किसी भी चीज़ को इस तरीके से, कोई भी फंक्शन होता है कोई भी, उसको हम वैल्यू में पेस्ट करते हैं, तो वैल्यू में पेस्ट करने के बाद क्या हो जाता है, ये देखिए वैल्यू में पेस्ट करने के बाद आपको फार्मूला बार में यहाँ पर इसका जो फार्मूला था वो नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स दिख रहे हैं। जो मैंने यहाँ पर फंक्शन अप्लाई किया था रैंड बिटवीन का, वो अब इस पर से हट चुका है। जैसे कि हम डबल क्लिक करते हैं या फिर हमें यहाँ फार्मूला बार में भी दिख जाता है, कई बार जो भी हमने फंक्शन अप्लाई किया होता है, फार्मूला अप्लाई किया होता है, तो वो हमें शो नहीं हो रहा है। वैल्यू में पेस्ट करने के बाद वो यहाँ से हट चुका है। अब ये नंबर सिर्फ एक वैल्यू रह गए हैं, कोई फंक्शन के थ्रू आए हुए नंबर नहीं है। ओके, अब ऐसे ही हम यहाँ पर टोटल निकालेंगे। टोटल निकालने से पहले अगर किसी स्टूडेंट को नोट करना है इसको, तो आप नोट कर सकते हैं, मैं 2 मिनट वेट कर लूँगी। सोनाली अग्रवाल ने यहाँ पर पूछा है कि अगर कॉलम जो किसी कॉलम में कोई कंटेंट नहीं होता है तो वो एडजस्ट नहीं होगा, नहीं होगा क्यों, क्योंकि जो कॉलम की विड्थ होती है एक्सेल की शीट के अंदर वो सेट होती है। जैसे ही आप उसके अंदर कोई कंटेंट लिखते हैं तो वो उसके हिसाब से ही, कंटेंट के हिसाब से ही जो उसकी विड्थ है वो सेट होती है। ओके, तो जब तक उसमें कोई कंटेंट नहीं होगा तो वो विड्थ उसकी उतनी ही रहेगी जितनी है। मैंने आपको बता दिया है फंक्शन को फिल करने का जो डेटा के लिए शॉर्टकट की थी वो कंट्रोल डी और कंट्रोल आर है। आपको डाउन साइड कई बार फिल करना होता है, आपको राइट साइड कई बार फिल करना होता है, तो उसके लिए कंट्रोल डी और कंट्रोल आर। और अगर आपको एक ही बारी में, जैसा कि आपका क्वेश्चन है अक्विल, अगर आपको एक ही बारी में करना है फिल, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर आप प्रेस करिए। लेकिन उससे पहले जब भी आप फंक्शन अप्लाई करेंगे आपको उस पूरे एरिया को सिलेक्ट करना होगा और साथ के साथ आप एक ही की प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे, तो आपका जो फंक्शन है वो पूरे एरिया में फिल हो जाएगा। ओके, जी सोनाली, हाँ जी, वो मेरी तरफ से ही मिस्टेक थी, मैंने नोटिस नहीं किया कि मैंने उसमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं लिखा है और मैं उस पर शॉर्टकट की जो है अप्लाई कर रही थी। हाँ जी, उसमें कोई, अच्छा आप मुझे बता रही थी, ओके थैंक यू। हाँ जी, विवेक परिहार का क्वेश्चन है कि क्लास आपको डाउनलोड मिलेगी। जी बिल्कुल, मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही सभी स्टूडेंट्स को बता दिया था कि क्लास की जो रिकॉर्डिंग वीडियोस है वो अप्लाई हो जाएगी।
आप सभी को, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि क्या होता है कई बार कि रिकॉर्डिंग में जो है एडिटिंग्स वगैरह करनी होती है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपको बाद में जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, सो डोंट वरी। मैं आपको शीट्स भी भेजूंगी, जो सारी शीट्स हैं वो भी मैं भेजूंगी आप लोगों को। फॉर विद फंक्शन विद फॉर्मूलाज आपको सारी शीट जो है प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड की जाएंगी। जैसे हर मॉड्यूल ख़त्म होने के बाद हर मॉड्यूल की एक शीट होगी, वो पूरी की पूरी शीट आपको ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी, तो डोंट वरी। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं, बाकी के क्वेश्चंस जो हैं हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हम सीखेंगे सम कैसे निकालते हैं, यानी टोटल कैसे निकालते हैं। उसके लिए यहाँ पर हम जो फंक्शन यूज़ करते हैं वो है सम का फंक्शन। ठीक है, आपको होम के अंदर यहाँ पर फॉर्मूला का इस तरीके का ये जो ऑप्शन है ये दिख जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ बेसिक जो फंक्शंस होते हैं वो मिल जाएंगे, जैसे कि सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स, मिनिमम। आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से क्लिक कीजिए तो आप देखिए क्लिक करते ही यहाँ पर सम अप्लाई हो गया है। नहीं तो आप टाइप करके भी इसको क्या करेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। मैंने एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद इसमें मैं आपको दो तरीके से बताती हूँ। जैसे कि एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि एक ही बारे में फिल करना हो तो क्या करेंगे। मैंने यहाँ पर इस पूरे एरिया को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं सम फंक्शन जो है अप्लाई कर रही हूँ। अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रही हूँ, जो सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स थे वो मैंने ले लिए हैं। ब्रैकेट को क्लोज किया और मैंने प्रेस किया कंट्रोल एंटर। तो आप देखिए यहाँ पर एक ही बारी में जो है वो फंक्शन सारे जो हमारी सेल्स थे डाउन तरफ, मतलब डाउन साइड जो थे, उन सभी में यहाँ पर फिल हो चुके हैं। ओके, ऐसे ही हम मैक्स के लिए करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर होम के अंदर आपको ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर क्लिक करके भी ये फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो टाइप करके भी। यहाँ पर मैं टाइप कर रही हूँ मैक्स। जैसे ही आप कोई भी फार्मूला जो है टाइप करते हैं, तो टाइप करने के बाद क्या होता है, उसका यहाँ पर एक इस तरीके से डिस्क्रिप्शन भी दिखा देता है कि वो क्या काम करता है, पूरा डिफाइन कर देता है आपको। ये देखिए, रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ सेट ऑफ वैल्यूज़, इग्नोर्स लॉजिकल वैल्यूज़ एंड टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर ये क्या करेगा, जो भी लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो आपको प्रोवाइड कर देगा, लेकिन यहाँ पर ये टेक्स्ट पर काम नहीं करेगा, ये सिर्फ नंबर्स पर काम करेगा। ओके, ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है, इसमें नंबर्स को सिलेक्ट कीजिए, तो जो भी मैक्सिमम नंबर होंगे वो यहाँ पर इस तरीके से अप्लाई हो जाएंगे। अगर आप एरिया को सिलेक्ट नहीं करते हैं पहले, तो उसके लिए इस पूरे एरिया को वापस से आपको सिलेक्ट करना होगा। आप प्रेस करेंगे कंट्रोल डी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो कंट्रोल डी से भी यहाँ पर जो मार्क्स है वो फिल हो गए हैं। ओके, ऐसे ही मिनिमम के लिए हम यूज़ करते हैं MIN, ये फार्मूला, मिन का फार्मूला यूज़ करते हैं। उसके बाद वापस से नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ से एंटर प्रेस कर देंगे और इसको यहाँ पर नीचे ड्रैग कर देंगे इस तरीके से। ओके, अब काउंट का फंक्शन यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ। काउंट का फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पर मुझे काउंट करके देगा कि यहाँ पर ये कितने जो नंबर्स हैं वो कितने हैं। ओके, तो उसके लिए यहाँ पर मैं काउंट का फंक्शन अप्लाई कर रही हूँ। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, काउंट जो है वो सिर्फ नंबर वाले जो आपके सेल्स है, यानी अगर आपके सेल्स में नंबर वैल्यूज़ है तो ही वो काम करेगा। अगर टेक्स्ट वैल्यू है तो काम नहीं करेगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर मैं यहाँ से नेम ऑफ स्टूडेंट्स को काउंट करना चाहूँ, आप देख सकते हैं इसमें टेक्स्ट वैल्यू है, मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर किया, तो 0 दिखा रहा है। वो 0 इसलिए दिखाएगा क्योंकि ये नंबर पे, ये टेक्स्ट पे काम नहीं करता, ये सिर्फ नंबर्स पे काम करता है। तो इसलिए यहाँ पर मैं काउंट फंक्शन यूज़ कर रही हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए आपको माउस का यूज़ ना करना हो इस तरीके से सिलेक्ट करने के लिए, तो शॉर्टकट की क्या होती है, शॉर्टकट की के लिए यहाँ पर आप लेफ़्ट एरो से लेफ़्ट साइड जाएंगे इस तरीके से, और शिफ्ट प्रेस करके, मैंने यहाँ पर पहले लेफ़्ट एरो प्रेस किया और मैं यहाँ पर सब्जेक्ट 1 पर गई, सब्जेक्ट 1 पर मैंने मूव किया, शिफ्ट प्रेस कर रही हूँ मैं इसके साथ, शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करूँगी, ये देखिए, तो ये जो एरिया है सिलेक्ट हो गया है। अगर मैं डायरेक्ट राइट एरो प्रेस करूँगी तो वो क्या करेगा, सिर्फ मूव करेगा, लेकिन शिफ्ट के साथ क्या करेगा, वो सिलेक्ट करेगा। ये देखिए, शिफ्ट के साथ मैंने यहाँ पर राइट एरो प्रेस किया और इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लिया बिना माउस की हेल्प के। मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर किया और इसको नीचे ड्रैग कर दिया इस तरीके से। देखिए, तो यहाँ पर काउंट भी जो है निकल कर आ गया, यानी कितने सब्जेक्ट के हमें मार्क्स दिए हुए हैं, 4 सब्जेक्ट के। तो यहाँ पर ये 4 इस तरीके से हमें दिखा रहा है। यहाँ पर सभी जो है सब्जेक्ट है वो 4 ही हैं, तो इसलिए उसने मुझे काउंट कर दे दिया है 4। ऐसे ही अब हम एवरेज का फंक्शन निकालेंगे। तो एवरेज के लिए हम यूज़ करेंगे एवरेज।
ये फंक्शन में यहाँ पर ये प्री डिफाइंड फंक्शंस मैंने जैसे आपको बताया प्री डिफाइंड होते हैं। नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पर जो है एवरेज हमारी निकल कर आ गई है। अब यहाँ पर परसेंटेज के लिए कोई इस तरीके का फॉर्मूला नहीं होता है। परसेंटेज यहाँ पर मैं निकाल कर आपको दिखा रही हूँ। उसके लिए क्या करेंगे, टोटल मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे, जो टोटल है। सब्जेक्ट कितने हैं हमारे 4, मैंने नंबर्स यहाँ पर जो मार्क्स लिए थे वो 100 में से लिए थे, आप देख सकते हैं जो मेरे टॉप थे वो 100 थे। तो यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे 100 से, टोटल 400 से टोटल मार्क्स को, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो इस तरीके से क्या करेगा ये मेरे को यहाँ पर परसेंटेज जो है वो निकाल कर दे देगा। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, मैंने आपको बताया था कि एवरेज और यहाँ पर परसेंटेज आप देख रहे हैं सेम निकल कर आ रही है। सेम इसलिए निकल कर आ रही है क्योंकि जो सब्जेक्ट्स के जो आउट ऑफ मार्क्स हैं वो सभी के 100 है, इसलिए सेम निकल कर आ रही है। लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। कई बार क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स आपको 100 की जगह 150 में से दिए हुए होते हैं, तो टोटल उसमें चेंज हो जाता है। ओके, ये क्या कर रहा है, सिर्फ यहाँ पर ये मार्क्स के हिसाब से एवरेज दे रहा है, और ये टोटल के हिसाब से भी हमें एवरेज दे रहा है, जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हैं हमारे उसके हिसाब से। तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। ये अभी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जो हमारे आउट ऑफ हमने मार्क्स दिए हैं वो 100 में से लिए हैं, तो इसलिए दोनों अभी सेम है। आई होप आपको यहाँ पर ये जो बेसिक फंक्शन थे ये सभी मैंने आपको बता दिए हैं, ये आपको समझ आए होंगे। और मैंने आपको थोड़ा सा टाइम दिया था, बीच में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस क्लियर किए थे, तो राइट डाउन भी कर लिए होंगे आप। मैं यहाँ पर क्लिक कर देती हूँ, जैसे क्लिक करके, तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला बार में इस तरीके से फंक्शंस ये जो देखिए ये दिख जाते हैं इस तरीके से। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको लेनी है, नहीं तो मैंने आपको बोला है कि मैं आपको शीट जो है विद फंक्शंस प्रोवाइड करूँगी। मैं यहाँ पर क्लिक करके रख रही हूँ फिर भी एक एक बार। ओके, अब यहाँ पर हमारे बेसिक फंक्शन ख़त्म हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो हमारा मेन टॉपिक है इफ़ फंक्शन, उस पर हम यहाँ पर मूव कर रहे हैं। इफ़ फंक्शन से रिलेटेड हम कई सारी चीज़ें सीखेंगे। इफ़, नेस्टेड इफ़ एंड, इफ़ और, इन सब का यूज़ हम कैसे करते हैं वो सीखेंगे हम। परसेंटेज रिपीट कीजिए, परसेंटेज। ओके, परसेंटेज बहुत बेसिक है, आप लोगों ने कई बार स्कूल्स में भी परसेंटेज खुद की निकाली होंगी। वही फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ परसेंटेज के लिए, जिसमें मैंने प्रेस किया इज इक्वल्स टू। परसेंटेज क्या होती है, जो भी आपके आउट ऑफ मार्क्स होते हैं, यानी टोटल सब्जेक्ट के आउट ऑफ मार्क्स होते हैं। यानी मैंने यहाँ पर 4 सब्जेक्ट लिए हैं। 4 सब्जेक्ट में जब मैंने आपने देखा होगा रैंडम फंक्शन अप्लाई किया था, तो यहाँ पर मैंने टॉप मार्क्स लिए थे 100, यानी सभी मार्क्स जो हैं वो 100 में से आए हुए हैं। 28 से 100 के बीच में मैंने लिया था, और टोटल मार्क्स जो है वो यहाँ पर मुझे 240 दिया हुआ है। तो इसलिए क्या करेंगे हम, जो टोटल मार्क्स है उसको सिलेक्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 400, क्योंकि चारों सब्जेक्ट को मिलाकर सभी मार्क्स जो है वो 100 में से है, तो 400 बनता है, इसलिए मैंने 400 यहाँ पर टाइप किया। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से, तो इस तरीके से परसेंटेज हमारी निकल कर आती है। ये फॉर्मूला होता है, ये आपने यूज़ किया होगा पहले भी, वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, हाँ मैं नहीं। ओके, तो आगे हम इफ़ फंक्शन की बात कर रहे थे, तो हम इफ़ फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। ओके, आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? हेलो जी, ओके, शुरू करते हैं। इफ़ फंक्शन क्या होता है, इफ़ फंक्शन क्या काम करता है, सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, इफ़ मैंने यहाँ पर टाइप किया, तो आपको यहाँ पर साइड में पूरा आपको इसका डिफाइन करके यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। चेक वेदर अ कंडीशन इज़ मेट एंड रिटर्न्स वन वैल्यू इफ़ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ़ फॉल्स।
इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर जो भी कंडीशन अप्लाई करते हैं उसको वो उस कंडीशन पे जाके मिलेगा और उससे रिटर्न एक वैल्यू हमें ट्रू करके देगा, मतलब एक वैल्यू रिटर्न करके देगा। अगर वो कंडीशन आपकी ट्रू है तो जो भी आप वैल्यू वहाँ पर डालेंगे वो आपको रिटर्न करके देगा। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स के अंदर जो भी आपने क्राइटेरिया मेंशन किया है वो निकाल कर देगा। मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, इफ़ क्या करता है, चेक करेगा, दो कंडीशन आपको निकाल कर देता है, ट्रू या फॉल्स। आपको जैसे कि मुझे रिजल्ट में क्या चाहिए होता है, रिजल्ट में मुझे चाहिए होता है कौन सा स्टूडेंट पास है, कौन सा स्टूडेंट फेल है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने इफ़ का फंक्शन अप्लाई किया। मैं जब इसको अप्लाई करूँगी तो आई थिंक आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रही हूँ परसेंटेज के बेसिस पे यहाँ पर जो है मैं परसेंटेज रिज़ल्ट जो है वो निकाल रही हूँ। यहाँ पर मैं क्राइटेरिया रख रही हूँ 33 या 45, कुछ भी रख सकते हैं। ग्रेटर देन मैंने इसे सेट किया। हम हमेशा फर्स्ट कुछ भी हम फंक्शन अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट जो वैल्यू होती है उसको सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि जब हम नीचे ड्रैग करते हैं तो वो जो फंक्शन होता है वो नीचे की तरफ ड्रैग हो जाता है। उससे क्या होता है, जो फॉर्मूला है या फंक्शन है वो डिफरेंट सेल्स पर जो है मूव होता रहता है। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे। जैसे कि आप यहाँ पर नोटिस कीजिए L2 मैंने आपको बताया था L2 क्या है, इस सेल का एड्रेस है, यानी ये L कॉलम है और रो कौन सी है हमारी, सेकेंड रो है, तो यहाँ पर मुझे 2 दिखा रहा है। ग्रेटर देन कि अगर मार्क्स यहाँ पर 45% से ज़्यादा होते हैं, मैंने 45 जो है क्राइटेरिया ले लिया है, 45 से ज़्यादा होते हैं तो जो हमारी ट्रू कंडीशन में अगर ये कंडीशन मैच होती है और ट्रू होती है तो क्या होगा, पास। पहली कंडीशन यहाँ पर मैं लिख रही हूँ पास, स्टूडेंट क्या होगा, पास होगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन आप इसी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, फेल। यानी अगर इस कंडीशन से मैच किया यानी 45 से ज़्यादा हुआ, मैंने एक कंडीशन अप्लाई की है 45 से ज़्यादा, यहाँ पे मैंने 45 से कम का डिस्कशन नहीं किया, तो 45 से कम वाले से क्या होगा, अपने आप ही वो जो है फेल कंडीशन मुझे दिखा देगा। यहाँ पर इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इस तरीके से लिखेंगे। टेक्स्ट को हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही फंक्शन में अप्लाई करते हैं। नंबर्स को चाहे तो आप, जैसे मैंने यहाँ नंबर लिया है, नंबर को हम बिना डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे और इसको नीचे ड्रैग कर देंगे। सभी स्टूडेंट पास हैं क्योंकि सभी का जो मेरा क्राइटेरिया था वो 45 का था, सभी के 45% से ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए टोटल मार्क्स में चेंज करती हूँ, यहाँ पर मैं टोटल मार्क्स पर गई और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया 120। ये करने के बाद एंटर प्रेस किया तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर नोटिस कीजिएगा परसेंटेज में और रिजल्ट में चेंज आएगा। यहाँ पर सभी चीज़ों में चेंज आ जाएगा। एंटर कीजिए, ये देखिए परसेंटेज क्या रह गई 30 और स्टूडेंट क्या हो गया, फेल। यानी फंक्शंस का क्या होता है कि जैसे आप अप्लाई करते हैं ना उस हिसाब से वो क्या होगा, चेंज हो जाता है। यहाँ पर भी चेंज होगा और यहाँ पर भी चेंज होगा। 120 मैंने चेंज किया तो परसेंटेज हो गई 30 और स्टूडेंट यहाँ पर क्राइटेरिया क्या हो गया, फॉल्स हो गया। जो भी मैंने यहाँ पर कंडीशन अप्लाई की थी वो कंडीशन जो है मेरी फॉल्स हो गई, तो यहाँ पर उसने मुझे फॉल्स वाली कंडीशन में मैंने जो अप्लाई किया था, यानी फॉल्स कंडीशन में मैंने फेल अप्लाई किया था, तो यहाँ पर मुझे फेल उसने दिखा दिया। अब यहाँ पर हम पहला ही क्यों कॉलम जो सिलेक्ट करते हैं वो इसलिए करते हैं, देखिए अभी यहाँ पर जब मैंने फार्मूला, फंक्शन, फार्मूला कुछ भी बोल सकते हैं, जो भी अप्लाई किया, तो यहाँ पर मुझे वैल्यू दिखा रहा है L2। मेरा कॉलम कौन से पे सिलेक्ट है, L2 पर। अब मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो आप देखिए L3 आपको दिखाई दे रहा होगा, L3 यहाँ पर L3 दिखा रहा है। जब हम ड्रैग करते हैं तो क्राइटेरिया मैच करने के लिए वो क्या करता है, नीचे की तरफ इस तरीके से मूव कर देता है जो भी आपने फंक्शन अप्लाई किया है, और सेल का जो एड्रेस है वो भी चेंज होता रहता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर हम पहली वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं। आप किसी और वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे तो आंसर नहीं देगा, क्योंकि वो ऊपर वाले एरिया से मैच नहीं करेगा, नीचे वाले एरिया से मैच नहीं करेगा, तो वो आपको आंसर नहीं देगा निकाल कर। ओके, तो ये रिज़ल्ट निकालने का हमारा बेसिक फंक्शन था, बेसिक इफ़ का जो हमारा फॉर्मूला होता है। अब इफ़ के साथ हम एंड और का यूज़ क्यों करते हैं वो बता देती हूँ। एंड फंक्शन आप समझ गए होंगे, एंड और में डिफरेंस क्या होता है। एंड मतलब ये भी और ये भी, यानी मुझे दोनों, ये और ये दोनों कंडीशन चाहिए, दोनों या तीनों कंडीशन चाहिए। और मतलब या तो ये या फिर ये। जैसा कि आप जानते हैं एंड और में क्या डिफरेंस होता है, वही डिफरेंस इस फंक्शन में भी है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम रिजल्ट में फर्स्ट जो कंडीशन है इफ़, इस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद हम एंड फंक्शन अप्लाई करेंगे।
अब मेरी कंडीशन क्या है, कई बार आप देखिए कि मान लीजिए स्टूडेंट ने 4 एग्ज़ाम जो हैं वो दिए हैं, सब्जेक्ट 1 के, सब्जेक्ट 2 के, सब्जेक्ट 3 के, सब्जेक्ट 4 के, चारों एग्ज़ाम दिए हैं। अब मैं क्या चाहती हूँ कि वो एक में से किसी भी सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम है उसमें क्या है, उसके मार्क्स कम हैं, 4 में से किसी एक में भी, यानी मेरा क्या है कि 4 में से किसी एक में भी कम है, या चारों में स्टूडेंट क्या है, चारों में ही पास होना चाहिए। ये मेरी एंड की कंडीशन है कि मेरी कंडीशन क्या है, किसी एक में भी फेल ना हो, वो चारों सब्जेक्ट में पास होना ही चाहिए। तो उसके लिए क्या हम यूज़ करेंगे, एंड का फंक्शन, कि मेरी कंडीशन अब एक से ज़्यादा हो गई। पहले हमारी कंडीशन क्या थी, सिर्फ परसेंटेज मैंने सिलेक्ट किया था, और यहाँ पर ग्रेटर देन, कि अगर परसेंटेज 45 से ज़्यादा होगी तो क्या कर देंगे, पास कर देंगे, नहीं तो फेल। अब यहाँ पर कंडीशन 4 है कि ये और ये, मतलब चारों कंडीशन में अप्लाई कर रही हूँ, तो उसके लिए यहाँ पर मैं एंड का फंक्शन यूज़ करूँगी कि चारों सब्जेक्ट में स्टूडेंट जो है पास होना चाहिए, तो तभी वो क्या करेगा, उसके यहाँ पर जो मुझे पास जो है पास देगा, नहीं तो पास नहीं देगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने एंड फंक्शन अप्लाई किया। उसके बाद मेरा क्राइटेरिया क्या है कि चारों सब्जेक्ट में उसके 33 से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। क्राइटेरिया यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो, किसी सब्जेक्ट में आप क्राइटेरिया ज़्यादा रखना चाहते हो तो रख सकते हो, बिल्कुल। तो यहाँ पर एंड फंक्शन अप्लाई किया। उसके बाद सिलेक्ट करेंगे सब्जेक्ट 1 के मार्क्स, कि सब्जेक्ट 1 में क्या हो, 33 से ज़्यादा, कॉमा, उसके साथ हम कॉमा अप्लाई करेंगे। सब्जेक्ट 2 को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, ओके, सब्जेक्ट 2 को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन का साइन लगाया, सब्जेक्ट 2 में भी 33 से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, कॉमा। उसके बाद सब्जेक्ट 3 को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, कॉमा अप्लाई किया, सॉरी ग्रेटर देन का साइन अप्लाई किया कि सब्जेक्ट 3 में भी क्या होने चाहिए, 33 से ज़्यादा। इसी तरीके से यहाँ पर भी 33 जो है हम यहाँ पर भी लिखेंगे, कॉमा। ऐसे ही 4 सब्जेक्ट के मैंने मार्क्स सिलेक्ट किए और 33 से ज़्यादा, ओके। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एंड क्राइटेरिया क्या कर रहा है, इफ के साथ एंड, कि यहाँ पर कंडीशंस मेरी ज़्यादा हो गई है, कि मैं क्या चाहती हूँ, चारों सब्जेक्ट में ही स्टूडेंट पास हो, तभी वो पास दे, नहीं तो पास नहीं देगा। ब्रैकेट को बंद कर दिया, और यहाँ पर जो पहली कंडीशन क्या है, पास, तो यहाँ पर मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कि अगर ये मेरा क्राइटेरिया मैच होता है, ये ट्रू होता है, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये वाली दिखाएगा, और अगर ये क्राइटेरिया मैच नहीं होता है, यानी कंडीशन फॉल्स होती है, तो फॉल्स वाला क्राइटेरिया दिखाएगा। यहाँ पर मैंने सबसे पहले ट्रू वाला क्राइटेरिया अप्लाई कर दिया है। फॉल्स क्या है हमारा, फॉल्स में है यहाँ पर फेल, तो इस तरीके से मैंने डबल कोट के अंदर फेल लिख दिया है। इसको बंद किया ब्रैकेट को, और यहाँ से मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए, इसको नीचे ड्रैग कर देते हैं। फर्स्ट वाले स्टूडेंट को यहाँ पर फेल दिखा रहा है। फेल क्यों दिखा रहा है, आप देख सकते हैं, फर्स्ट स्टूडेंट जो है सब्जेक्ट 2 में उसके 32 मार्क्स है, लेकिन बाकी सभी में 33 से ज़्यादा है, लेकिन सब्जेक्ट 2 में क्या है, 33 से कम है। तो यहाँ पर क्या करा उसने, उसको फेल जो है, फेल दिखा दिया, ओके। तो ये हमारा एंड फंक्शन का यूज़ होता है कि जब आपको एक से ज़्यादा इस तरीके से कंडीशन ट्रू चाहिए होती है, कि ये भी ट्रू हो, ये भी ट्रू हो, यानी क्राइटेरिया मेरा इससे भी 33 से भी ज़्यादा हो, इसमें भी 33 से ज़्यादा, इसमें भी 33 से ज़्यादा, तो क्या करेगा, उसको पास दिखाएगा, नहीं तो फेल दिखाएगा, ओके। स्टूडेंट की फेल है। फेल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टूडेंट के सेकंड सब्जेक्ट में मार्क्स जो हैं वो 33 से कम है, यानी वो बाकी के 3 सब्जेक्ट में तो पास है, लेकिन फर्स्ट में सेकंड सब्जेक्ट जो है उसमें उसके मार्क्स 32 हैं, इसलिए उसको यहाँ पर फेल डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आपको एंड, ओके। अब यहाँ पर हम मूव करते हैं और फंक्शन की तरफ। इफ़ के साथ और का क्या यूज़ होता है, यहाँ पर मैंने इफ़ के साथ और फंक्शन का जो है वो अप्लाई किया है। उसके बाद और कंडीशन में क्या होगा कि पहली कंडीशन क्या थी, चारों सब्जेक्ट में स्टूडेंट जो है पास होना चाहिए था, यानी फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी और फोर्थ में भी। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है कि स्टूडेंट अगर किसी एक भी सब्जेक्ट में फेल होता है, यानी सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 या सब्जेक्ट 4, किसी एक भी सब्जेक्ट में अगर स्टूडेंट जो है हमारा फेल होता है, तो यहाँ पर उसको फेल डिक्लेयर कर देगा, यानी या तो ये या फिर ये या फिर ये, किसी भी एक सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर हम और कंडीशन का यूज़ करेंगे। वापस से हम फर्स्ट वाले जो है, जो फर्स्ट रो में हमें मार्क्स दी हुई थी, हम फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करते हैं। मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि हम फर्स्ट को क्यों सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि जब हम नीचे ड्रैग करते हैं तो फंक्शन भी ड्रैग होता है, ओके। तो यहाँ पर मैं लेस देन का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इस बार मेरा क्राइटेरिया है 33 से कम। सेकेंड सब्जेक्ट के मार्क्स सिलेक्ट किए, उसके बाद यहाँ पर लेस देन, कॉमा
थर्ड सब्जेक्ट के मार्क्स सिलेक्ट करेंगे लेस देन 33 और यहाँ पर इसी तरीके से कॉमा डालकर फोर्थ सब्जेक्ट के मार्क्स सिलेक्ट करेंगे और उसमें भी लेस देन 33, यानी चारों में से किसी में भी अगर 33 से कम होते हैं तो स्टूडेंट क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर फेल वाली कंडीशन में पहले डाल रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर कम जो लेस देन मार्क्स लिए हैं और मेरी ट्रू कंडीशन में इस बार फेल है, तो इसलिए फेल कि अगर ये कंडीशन मैच होकर ट्रू निकलती है तो यहाँ पर फेल दिखाएगा, नहीं तो क्या करेगा, कॉमा डालकर इस तरीके से डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम यहाँ पर पास लिख देंगे, नहीं तो स्टूडेंट पास हो जाएगा। ओके, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। आई थिंक आपको यहाँ पर ये और फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। मैं इसको भी जो है थोड़ा टाइम दे रही हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंटर प्रेस किया और इसको यहाँ से नीचे ड्रैग कर दिया। ओके, जी, जितने ब्रैकेट्स ओपन है उतने ही ब्रैकेट्स जो है यहाँ पर क्लोज भी होंगे। ठीक है, कई बार क्या है कि हम लोग जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो इतने सारे कॉमास के साथ ब्रैकेट के साथ फॉर्मूला का ध्यान रखना भूल जाते हैं, लेकिन जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो एंटर प्रेस करने पे जो एरर आती है उसमें हमें रिमाइंड कर दिया जाता है कि आप कहाँ पर जो ब्रैकेट ओपन करना या फिर ऑफ करना भूल गए हैं, कहाँ पर आप कॉमा लगाना भूल गए हैं, कहाँ पर आप डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करना भूल गए हैं, तो वो आपको बाद में पता चल जाता है। कई सारे कॉमास और ब्रैकेट की वजह से कई बार नोटिस नहीं होता। ओके, तो यहाँ पर जो है और फंक्शन का ब्रैकेट मैंने यहाँ ओपन किया था और यहाँ पर ऑफ कर दिया है, इफ का ब्रैकेट यहाँ ओपन किया था और यहाँ पर ऑफ कर दिया है। ठीक है, तो दो ब्रैकेट ओपन हुए थे, दोनों ही क्लोज हो गए हैं और एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर इस एंड और फंक्शन से भी जो है हमारा रिजल्ट जो है निकल कर आ गया है। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा नॉर्मल इफ कंडीशन हमने देख लिया, इफ़ के साथ एंड का यूज़ हमने देख लिया और इफ़ के साथ और का यूज़ भी हम यहाँ पर देख चुके हैं। आई होप ये तीनों फंक्शन जो है आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अब हम इफ़ के ही और सारे जो और भी जो फंक्शन है वो हम यहाँ पर नोटिस करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। वो है हमारा नेस्टेड इफ़। अब यहाँ पर इफ़ के साथ हमने नॉर्मल इफ़ देख लिया जो हमारा इफ़ कंडीशन का फॉर्मूला होता है, एंड फंक्शन और फंक्शन। अब हम जाएंगे नेस्टेड इफ़ पर। नेस्टेड इफ़ क्यों यूज़ होता है और ये किस लिए यूज़ होता है वो भी मैं बताऊँगी आपको। अब यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स के जो हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने रिज़ल्ट निकाल दिया है। पास और फेल के 3 क्राइटेरिया से यहाँ पर हमने पास और फेल जो है वो निकाल दिए थे। अब यहाँ पर मुझे ग्रेड्स निकालने हैं, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मुझे ग्रेड निकालने हैं। उसके लिए हम नेस्टेड इफ़ का यूज़ करते हैं। नेस्टेड इफ़ मतलब यहाँ पर इफ़ के अंदर ही हमने इफ़ का यूज़ किया होगा। आप देख सकते हैं, आपको फॉर्मूले में यहाँ पर ऊपर दिखाई भी दे रहा होगा फार्मूला बार में। मैं ये पूरा फार्मूला आपको समझाते समझाते डिस्क्राइब करूँगी अच्छे से एकदम। आई मीन टाइप करते करते जैसे भी मैं लिखती जाऊँगी उसके साथ साथ डिस्क्राइब भी करती जाऊँगी। ओके, तो यहाँ पर मुझे क्राइटेरिया ऑलरेडी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है अपने हिसाब से कि अगर परसेंटेज 75 से ज़्यादा है तो जो ग्रेड है वो यहाँ पर A+ होगा। अगर परसेंटेज 60 से ज़्यादा है तो ग्रेड A होगा। 45 से ज़्यादा है तो ग्रेड B होगा। 35 से ज़्यादा है तो ग्रेड हमारा C होगा। ओके, अभी हमने ज़्यादा पे फोकस किया है। अब हम देखेंगे कि अगर 35 के बराबर हुआ तो, क्योंकि हमने कंडीशन जो डाली है वो डाली है 35 से अबव वाली, यानी 35 से 36 के लेगा, 37 के लेगा, 38 के लेगा। बाई चांस अगर मार्क्स 35 आते हैं तो उसका क्या, तो वो भी मैं इस फॉर्मूला के अंदर ही आपको समझाऊंगी। ओके, आप लोगों की कई सारी क्वेरीज आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। मैं लास्ट में आप लोगों से डिस्कस करूँगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था क्लास के लास्ट में डिस्कस करूँगी।
तो यहाँ पर हम उससे पहले नेस्टेड इफ जो है वो समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले इफ़ का फॉर्मूला जो है फंक्शन जो है वो अप्लाई कर दिया है। अप्लाई करने के बाद परसेंटेज के बिहाफ पर आप देख सकते हैं जो मार्क्स जो हम ग्रेड निकाल रहे हैं परसेंटेज के बिहाफ पर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने परसेंटेज को जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। अब सिलेक्ट करने के बाद पहली कंडीशन जो मैं डाल रही हूँ वो पहली कंडीशन इसमें नहीं दी हुई है, लेकिन मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ कि अगर स्टूडेंट का रिज़ल्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे 3 तरीके से रिज़ल्ट दिया हुआ है। मैं कोई सा भी यहाँ से यूज़ कर लेती हूँ। मैं जैसे ये वाला रिज़ल्ट यूज़ कर रही हूँ कि अगर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है फेल है, तो फेल मतलब कंडीशन यहाँ से मैच करनी चाहिए ना। तो यहाँ से मैंने इज इक्वल्स टू का यूज़ किस लिए किया कि अगर स्टूडेंट फेल है तो उसको यहाँ पर फेल ही दिखाएगा इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अगर स्टूडेंट फेल है तो यहाँ पर उसको डबल कोट के अंदर वापस से आप फेल लिखेंगे, यानी पहले वो इस पर जाएगा, इससे मैच करेगा कि यहाँ पर फेल लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है तो फेल दिखाएगा, नहीं तो क्या करेगा उसको जो मैं बाद में कंडीशन अप्लाई करूँगी वो दिखाएगा। ये तो हो गई मेरी फर्स्ट कंडीशन। अब एक इफ़ के अंदर जो है हम 2 कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि पास और फेल मैंने आपको बताई थी। अब आपके पास मल्टीपल कंडीशन है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 75, 60, 40, 35 ये सारे मार्क्स के बिहाफ पर आपको ग्रेड्स निकालने हैं। तो आपको यहाँ पर बार बार इफ़ का यूज़ करना होगा, उसको ही हम नेस्टेड इफ़ बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमा डालेंगे दोबारा इफ़ का यूज़ करने के लिए, और यहाँ पर इफ़ फंक्शन जो है अप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट ऑन कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जो हमारी परसेंटेज थी, परसेंटेज के बिहाफ पर ग्रेड निकालने थे। तो यहाँ पर मैंने परसेंटेज जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। अब ग्रेटर देन मार्क्स कितने, हमारे फर्स्ट जो क्राइटेरिया था वो था 75, तो यहाँ से मैंने ले लिया 75। अब मेरे मार्क्स मैंने आपको जैसा कि बताया 76 को लेगा, 77 को लेगा, 78 को लेगा, लेकिन 75 को लेने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर मैं ग्रेटर देन के बाद अप्लाई कर दूँगी इज इक्वल्स टू के बाद क्या होगा, इज इक्वल्स टू से क्या होगा कि वो मैच करेगा कि 75 से ज़्यादा भी हो और 75 भी हो, तब भी क्या होगा, जो रिज़ल्ट होगा यानी जो मैं ग्रेड निकाल रही हूँ वो कितना देगा उसको A+। तो यहाँ पर मैंने A+ इस तरीके से डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मेंशन कर दिया है। कॉमा दोबारा से फंक्शन अप्लाई करेंगे, वापस से ब्रैकेट ऑन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर दोबारा जो है एक फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, वापस से परसेंटेज को सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू। दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर मार्क्स 60 से ज़्यादा हो तो यहाँ पर 60 से ज़्यादा को भी लेगा, और मैंने इज इक्वल्स टू का साइन लगाया है तो 60 को भी उसके अंदर इंक्लूड करेगा कि अगर मार्क्स 60 भी है तो भी क्या करेगा, उसको जो ग्रेड देगा वो देगा A। ओके, अभी यहाँ पर 2 कंडीशन बाकी हैं, तो यहाँ पर मैंने पहली दूसरी लगा दी है, तीसरी 45 और 35 वाली, उसके लिए भी मैं यहाँ पर इफ़ का यूज़ कर रही हूँ। वापस से मैंने परसेंटेज को जो है सिलेक्ट किया है, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू अप्लाई किया है, और उसके बाद यहाँ पर जो है मार्क्स हमारे कितने थे 45, तो 45 मैंने यहाँ पर जो है लिख दिया है, और क्राइटेरिया क्या था 45 का B, तो यहाँ पर मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर B इस तरीके से ले लिया है। अब हम जो लास्ट क्राइटेरिया है वो अपने यहाँ पर डाल देते हैं इसके अंदर, इसी परसेंटेज के बिहाफ पर, फर्स्ट वाली परसेंटेज के ही बिहाफ पर हम यहाँ पर जो है ग्रेड देख रहे हैं। ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 35, तो यहाँ पर होगा C। ओके, अब ब्रैकेट्स जैसे कि आपने किसी एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि ब्रैकेट्स जितनी बार ओपन होते हैं उतनी बार क्लोज भी करने होते हैं। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने ब्रैकेट्स ओपन हुए हैं, 1 2 3 4 5 ब्रैकेट जो हैं वो यहाँ पर ओपन हुए हैं, 5 के ब्रैकेट हम यहाँ पर क्लोज करेंगे। ओके, तो यहाँ से आप फॉर्मूला का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं एज योर विश। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन ये नेस्टेड इफ का यूज़ हम ऐसे ही करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सारी जो ग्रेड है वो मेंशन कर दी है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ से जैसे ही एंटर प्रेस किया और इसको नीचे ड्रैग किया तो आप देख सकते हैं ग्रेड्स जो है वो कुछ इस तरीके से निकल कर आ गए हैं। अब फेल वाले क्राइटेरिया में क्या हुआ, उसने मैच किया, हाँ यहाँ पर फेल लिखा हुआ है तो उसने यहाँ पर फेल ही इस तरीके से जो है हमें निकाल कर दे दिया। तो यहाँ पर हमारा नेस्टेड इफ भी जो है वो ख़त्म हो गया है। ओके, इफ से ही रिलेटेड हम काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे, जैसा कि
कुछ स्टूडेंट ने पूछा भी है कि इन फंक्शन का यूज़ हम मार्कशीट के अलावा कहाँ कर सकते हैं, वो भी बताऊंगी मैं आपको। आप इनका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हो, काफ़ी जगह कर सकते हो। आप इनका यूज़ सैलरी शीट में भी कर सकते हो, आप इनका यूज़ डिस्काउंट, जैसा भी आपका क्राइटेरिया होगा वो आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें हम कौन सा सबसे ईजी जो फंक्शन है वो अप्लाई करें। हर कंडीशन का जो हमें आंसर निकालने के लिए काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, इससे भी इजी और इससे भी हार्ड फंक्शंस होते हैं। ओके, तो उनको हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन होगी ट्रू और फॉल्स वाली, तो यहाँ पर इफ का ही यूज़ करेंगे। नहीं सोनाली, जो लास्ट इफ का कंडीशन था वो मैंडेटरी नहीं है, आप वो आपकी चॉइस है, वो मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जिससे कि फंक्शन जो है पूरा समझ में आ जाए। लास्ट वाले को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते थे, देखिए किस तरीके से, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर, सोनाली का क्वेश्चन है बिल्कुल राइट, जैसे मैंने आपको बताया था एक इफ फंक्शन के अंदर हम 2 कंडीशन डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर दोबारा से इफ का जो फंक्शन है वो अप्लाई किया है, ये पूरा फंक्शन, इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। कैसे कि यहाँ तक तो मेरी कंडीशन मैच करेगा कि अगर 45 से ज़्यादा है, 45 के बराबर है तो बी लेगा, नहीं तो जितने भी 45 से लेस देन वाले होंगे, जिसमें आप 44 इंक्लूड कर लीजिए, यहाँ पर आप 43, 42, 41, 45 से जो भी नीचे वाले होंगे उनको क्या करेगा, सबको सी ग्रेड जो है वो दे देगा। ओके, तो लास्ट वाले को हम इस तरीके से भी लिख सकते थे। यहाँ पर अब 4 ब्रैकेट जो हम बंद कर देंगे, दोनों कंडीशन से वो मैंडेटरी नहीं था, वो चॉइस है कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं तो आप लास्ट वाली कंडीशन जो भी आपका क्राइटेरिया है लास्ट वाला, उसको आप इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं, वो आंसर इस तरीके से आपको दे देगा। ओके, आई होप आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर होगा। जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो मैंने ग्रेड्स जो दिए हुए हैं वो यहाँ पर कुछ एक्यूरेट जो दिए हुए हैं वो मैंने अपनी तरफ से अप्लाई किए हुए हैं क्राइटेरिया, यानी 75, 60, 45। लेकिन आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि ऐसे नंबर्स यहाँ पर नहीं हैं, वो यानी अप्रोक्स नंबर्स के हिसाब से ही क्राइटेरिया ले लेता है अपने हिसाब से, यानी 75 के आसपास वाले जो भी एवरेज मार्क्स होते हैं यहाँ पर ये एवरेज मार्क्स के हिसाब से अपने आप जो है क्राइटेरिया ले लेता है। यानी मेरा क्राइटेरिया क्या था, 75 से मैंने ज़्यादा वाले डाले थे, तो 75 से अबव जितने भी होंगे वो सबको ले लेगा। ओके, ऐसे ही यहाँ पर मैंने 45 डाले, 45 से अबव जितने होंगे 60 तक, जब तक आप 60 क्राइटेरिया मेंशन नहीं करते तो 60, अगर मैं यहाँ 60 नहीं करती, 75 के बाद सीधा 45 करती, तो क्या होता, वो 75 और 45 के बीच वाले मार्क्स को ही लेता। मैंने यहाँ पर 60 को मेंशन किया है, इसलिए उसने 45 से 60 के बीच में रोक दिया है। जैसा आपका क्राइटेरिया होगा उस हिसाब से ही यहाँ पर मार्क्स जो है वो इस तरीके से अप्रॉक्स मैच करके आपको यहाँ पर आंसर निकाल कर दे देता है। ओके, अगर यहाँ पर मुझे 35 से लेस देन चाहिए हो तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पर 10 लिख देती हूँ तो 35 से 10 तक के बीच में ही वो सी क्राइटेरिया देगा। 10 के बाद जो भी क्राइटेरिया मैं मेंशन करूँगी वो 10 के बाद, जब 10 के बाद वो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। नहीं तो 35 से 1 तक जहाँ तक भी नंबर होंगे लास्ट, वहाँ तक वो इसी तरीके से जो क्राइटेरिया है अपने आप ले लेगा। ओके सोनाली, ओके सोनाली, आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, तो हम एक बार इनको लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल हम करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, क्लास के लास्ट में।
उससे पहले हम थोड़ा सा आगे जो है वो बढ़ लेते हैं अटेंडेंस शीट की तरफ। अब आपको यहाँ पर जो है एक शीट दिखाई दे रही होगी, अटेंडेंस शीट, इस तरीके की शीट। अब इस शीट के थ्रू जो है हम काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सीखेंगे सिर्फ इस एक शीट के थ्रू। इसी एक शीट में मैंने काफ़ी सारे बेसिक फंक्शंस या फिर कुछ बेसिक जो आपकी चीज़ें हैं वो मैंने अप्लाई की हुई हैं। ये एक कंपनी के एम्प्लॉय जो हैं, उनके वर्कर्स हैं, उनकी यहाँ पर अटेंडेंस शीट मुझे प्रोवाइड की हुई है। इस शीट को कैसे तैयार करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगी। यहाँ पर ये शीट जो है ऑलरेडी बनी हुई है, मैं आपको न्यू पेज पर जो है वो शीट है बनाकर दिखाऊंगी। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम न्यू शीट पर मूव हो जाते हैं। हाँ, तो चलिए हम यहाँ से इस शीट को जो है बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ जो बेसिक डिटेल्स मुझे शीट में दी हुई है। जैसे कि यहाँ पर मुझे कुछ वर्कर्स के नेम, एम्प्लॉयज़ के नेम दिए हुए हैं और यहाँ पर कुछ उनके स्टेटस, डेजिग्नेशन वगैरह दी हुई है। तो यहाँ से इनको टाइप करने में टाइम जो है हमारा जाएगा, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर जो है हम डेट जो है वो मेंशन कर रहे हैं। अब डेट जो है मैं आपको उसको फॉर्मेटिंग करना बताऊंगी कि आप डेट को जो डिफरेंट फॉर्मेट में कैसे लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मैंने डेट ली हुई है, मैं ले रही हूँ यहाँ से, मैंने यहाँ पर प्रेस किया 1, जनवरी जो मैंने यहाँ से ले लिया है। उसके बाद मैं इसी को ड्रैग कर रही हूँ कुछ इस तरीके से, 30 तक। ओके, 30 तक ड्रैग करने के बाद आप ये हैश के साइज जो साइज आपको दिख रहे होंगे, ये इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि वो कॉलम्स छोटे हैं और डेटा हमारा बड़ा है, तो इसलिए उसको मैनेज करना पड़ेगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले इसका फॉर्मेट जो है वो चेंज कर देते हैं। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं सारे में, इसमें सभी में डेट्स है, बिल्कुल है, लेकिन वो कॉलम जो विड्थ है वो जो हमने इसमें कंटेंट टाइप किया है उससे छोटी है, तो इसलिए ये आपको इस तरीके से दिखा रहा है। तो इसके लिए मैं प्रेस कर रही हूँ यहाँ पर Ctrl+1। Ctrl+1 शॉर्टकट की जो है वो क्या काम करती है, यहाँ पर आपका एक ऑप्शन खुल जाता है फॉर्मेट सेल का। यहाँ से आप किसी भी चीज़ का, डेट का, मंथ का फॉर्मेट जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से जो फॉर्मेट है इस तरीके से ये चेंज कर रही हूँ। देखिए आप यहाँ पर कौन सा है, DDMMYYY, जैसा कि मैंने लिया था डेट, मंथ और ईयर। अब मैं यहाँ से इसको कुछ इस तरीके से ले रही हूँ, DD। मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पर ले लिया है और मैंने ओके प्रेस कर दिया। तो आप देख सकते हैं डेट जो है मेरी इस तरीके से आ गई है 1 2 3 4 5, यानी नॉर्मल फॉर्मेट में जैसे मुझे चाहिए थी। तो यहाँ से आप इसका फॉर्मेट अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यानी आपको ये फॉर्मेट चाहिए कि आपको मंथ पहले चाहिए, उसके बाद डेट चाहिए, तो आप क्या प्रेस करेंगे, MMDDYYY। आपको ईयर पहले चाहिए तो आप अपने हिसाब से फॉर्मेट जो है चेंज कर सकते हैं। इसके लिए मैंने प्रेस किया Ctrl+1, यानी फॉर्मेट सेल जो खुल जाता है। यहाँ पर आप फॉर्मेटिंग जो है चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारी डेट्स इस तरीके से आ गई हैं। अब यहाँ पर मैं जो है डेज़ निकाल रही हूँ, तो डेज़ के लिए यहाँ पर मैं एक फंक्शन का यूज़ कर रही हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो फंक्शन है डेज़ निकालने के लिए वो है टेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, टेक्स्ट फंक्शन क्या काम करेगा, जो भी आप वैल्यू सेलेक्ट करोगे उस पर जो भी फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हो वो अप्लाई कर सकते हो। मैंने यहाँ पर फर्स्ट जो डेट थी यानी 1, मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद
इसको सिलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मेट टेक्स्ट में जाएंगे। फॉर्मेट टेक्स्ट के लिए हम यहाँ पर कॉमा और मैंने डबल कोट के अंदर यहाँ पर मैंने 3 बार जो है डी प्रेस कर दिया। 2 बार डी प्रेस करने से क्या हुआ, डेट आ गई इस फॉर्मेट में। लेकिन अगर मैं 3 बार डी प्रेस करती हूँ तो क्या होगा, यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर दिया, ब्रैकेट को यहाँ से क्लोज कर दिया और एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पर जो है ये डेज निकल कर आ गए हैं मेरे कुछ इस फॉर्मेट से। और इसको लास्ट तक हम ड्रैग कर देंगे 30 तक, क्योंकि जो भी हमारी, मैं इसके हिसाब से ही अटेंडेंस शीट के हिसाब से ही सैलरी जो है कैलकुलेट करूँगी। तो सैलरी कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पर पूरे 30 डेज़ ली है, जो कि 30 डेज़ के हिसाब से ही जो है सैलरी हमारी कैलकुलेट होती है, चाहे 28 डेज़ हो मंथ में या 31 हो, तो 30 के हिसाब से ही जो कैलकुलेट होती है। तो यहाँ पर मैंने 30 डेज़ ही लिए हैं। इस अटेंडेंस शीट के बेसिस पे ही हम सैलरी जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो इसलिए पहले मैं आपको अटेंडेंस शीट समझा रही हूँ। तो आपको आई थिंक ये समझ में आया होगा टेक्स्ट फंक्शन का यूज़। कि टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ क्या करेगा, जो भी आप वैल्यू यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उस पर जो भी आप फॉर्मेट लगाना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 1 को सिलेक्ट किया, उसमें डी का फॉर्मेट क्या करेगा, जो भी डे है वो दिखा देगा इस तरीके से शॉर्ट में। ओके, अगर आपको फुल में चाहिए, यानी आप चाहते हो डे का जो नेम है वो पूरा लिख कर आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 बार डी प्रेस करेंगे। यहाँ पर मैंने 4 बार डी प्रेस किया, एंटर किया, तो पूरा का पूरा जो है डे यहाँ पर वेडनेसडे इस तरीके से लिखकर आ गया है। मुझे शॉर्ट में चाहिए था इसलिए मैंने 3 बार डी प्रेस किया, तो यहाँ पर शॉर्ट में आ गया। ओके, अब यहाँ पर जो है ये शीट हमारी काफ़ी एंड तक जा रही है, तो मैं इसकी कॉलम विड्थ जो है सेट कर देती हूँ। ओके, तो आपको दिख रही होगी यहाँ पर 30 तक मैंने यहाँ पर डेज़ ले लिए हैं इस तरीके से, और डेट भी ले ली है। अब इसके बाद यहाँ पर इस एरिया में मुझे फिल करना है कि कौन सा एम्प्लॉय प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ एम्प्लॉयज़ के नाम लिए हैं, कुछ उनकी डेजिग्नेशन ली है, यानी कोई मैनेजर है, कोई सुपरवाइज़र है, क्लर्क है, वर्कर है, पियोन है। उसके साथ यहाँ पर स्टेटस ले लिया है कि स्किल एम्प्लॉय है, अनस्किल एम्प्लॉय है, सेमी स्किल एम्प्लॉय है। उस हिसाब से मैंने यहाँ पर उनकी अटेंडेंस जो है वो ले रही हूँ। अटेंडेंस के लिए अब यहाँ पर एक एक बॉक्स में PA मतलब एब्सेंट लिखना, प्रेजेंट लिखना काफ़ी हार्ड हो जाएगा। तो एक्सेल के अंदर मैं उसको ईजी बनाने के लिए आपको एक तरीका सिखा देती हूँ। अभी मैंने आपको यहाँ पर टेक्स्ट फंक्शन सिखा दिया। डेट आप फॉर्मेट कैसे चेंज कर सकते हैं, डेट का, ईयर का, मंथ का। फॉर्मेट सेल पे जाइए, आप चेंज कर सकते हैं वहाँ से ईजिली। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+1। अब यहाँ पर जो मैं आपको चीज़ सिखा रही हूँ, डेटा वैलिडेशन, उसको बड़े ध्यान से समझिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, डेटा वैलिडेशन आपके बहुत सारे काम को इजी बना देता है। ओके, मैं स्पीड से, ओके, अगर आपको लगता है कि मैं काफ़ी स्पीड से सिखा रही हूँ तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ। अगर आपको राइट डाउन करने के लिए टाइम चाहिए तो मैं यहाँ पर वेट कर लेती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर मैं स्पीड से इसलिए भी सिखा रही हूँ महेश, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है आप में से कोई भी जो है वो छोटे बच्चे नहीं हैं, आप लोग मतलब आप लोग बड़े लोग हैं काफ़ी। तो यहाँ पर क्या है कि क्या कहते हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास टाइम नहीं है, वो टाइम की वजह से क्लासेस जो है सैटरडे संडे वीकेंड्स पर ले रहे हैं, जिनको काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी है और कम टाइम में सीखनी है। तो इसलिए मेरी स्पीड जो है ऐसी है कि आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं जल्दी इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों का टाइम भी ज़्यादा ना लूँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स जो है वो क्लियर हो जाए। ओके, फिर भी मैं आपको बीच बीच में टाइम दे रही हूँ कि आप जो फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन मैंने आपको बोल दिया है ज़्यादा टाइम क्लास का ना वेस्ट हो, इसलिए मैंने आपको बोल दिया था कि जो मैं आपको फार्मूला या फंक्शंस होंगे उनकी पूरी की पूरी शीट्स आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो डोंट वरी, आप सिर्फ समझने पे फोकस कीजिए और पेन और नोटबुक लेके बैठिए। तो आप जैसे जैसे मैं बोलती रहूँ साथ साथ आप जो है उसको राइट डाउन करते रहें। आप टेक्स्ट वाला फंक्शन कौन सा फंक्शन आप रिपीट करने के लिए कह रहे हैं महेश? डेट का फंक्शन रिपीट करने के लिए कह रहे हैं। ओके, मैं डेट का बिल्कुल रिपीट कर देती हूँ। जी, मैं ये शीट बिल्कुल आपको शेयर कर दूँगी। मॉड्यूल 1 जो है अटेंडेंस शीट के साथ ही क्लियर हो जाएगा। तो अटेंडेंस शीट समझाते ही आपको ग्रुप में आज रात तक ये शीट जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके,
तो आगे बढ़ते हैं। डेट का फंक्शन क्या था, मैंने डेट पे यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं अप्लाई किया था, मैंने डेट पर सिर्फ यहाँ पर फॉर्मेटिंग चेंज की थी। मैंने यहाँ पर डेट नॉर्मली जैसे आप डेट लिखते हैं आप कैसे भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर बीच में हाइफन का यूज़ किया था इस तरीके से। आप चाहे तो स्लैश का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 1/1/2025। Ctrl+1 अगर आप प्रेस करेंगे, Ctrl+1 यहाँ पर मैं प्रेस कर रही हूँ, फॉर्मेट पे आप जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर कस्टम पर जाकर आप यहाँ से जो है इसका फॉर्मेटिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पर नीचे जाएंगे तो आपको डिफरेंट जो है फॉर्मेटिंग मिल जाएगी, जैसे कि देख रहे हैं आप डेट मंथ ईयर, डेट मंथ मंथ ईयर, इस तरीके से आप चाहें तो फॉर्मेटिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब टेक्स्ट फंक्शन का क्या यूज़ था, टेक्स्ट फंक्शन क्या करता है, जो भी आप वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, नंबर सेलेक्ट करते हैं, उस पर फॉर्मेटिंग लगा देता है। फॉर्मेटिंग में मैंने क्या लिया था, फॉर्मेटिंग में मैंने यहाँ पर डेज जो है वो लिए थे। तो यहाँ पर मैंने D जो है इस तरीके से टाइप किया। 4 बार D मैं आपको बता चुकी थी, अगर आप यहाँ पर 4 बार D 4 टाइम्स जो है D प्रेस करते हैं तो क्या होगा, उससे पूरा का पूरा जो है वेडनेसडे ट्यूसडे पूरी स्पेलिंग के साथ जो है लिख कर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर मैं जो अगला टॉपिक आपको सिखा रही थी वो था डेटा वैलिडेशन। तो सबसे पहले मैं इस पूरे एरिया को यहाँ से सिलेक्ट कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। आपको उस एरिया को सिलेक्ट करना होता है जहाँ पर भी आप डेटा वैलिडेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से मैंने पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लिया है। इस एरिया को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे डेटा टैब के अंदर, यहाँ पर आपको ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा डेटा वैलिडेशन का, आप उस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख जाएगा स्क्रीन पर, डेटा वैलिडेशन। डिफरेंट विंडोज़ के अंदर जो है, जो यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रही हूँ एक्सेल, डिफरेंट हो सकता है आपके पास विंडोज़ के अंदर, तो उसमें ऑप्शंस जो है डिफरेंट होंगे काफ़ी सारे। उनका मतलब कुछ यहाँ पर मॉडिफाइड है, कुछ नहीं है, तो इस तरीके से। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं आपको इस तरीके से डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन मिल जाएगा। कई बार क्या होता है, डेटा वैलिडेशन पूरा का पूरा लिखा हुआ मिल जाता है, कई बार इस तरीके से भी मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने डेटा वैलिडेशन को जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया लिस्ट को। डेटा वैलिडेशन पे एरिया जो है मेरा सिलेक्शन जो हट गया था, लेकिन आप ध्यान रखिए सिलेक्शन करना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर भी आप सिलेक्ट करते हैं वहाँ पर डेटा वैलिडेशन जो है अप्लाई हो जाता है। तो मैंने इस एरिया को सिलेक्ट किया है। अब डेटा वैलिडेशन पे यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया लिस्ट। अब लिस्ट के अंदर क्या होता है, आप कुछ भी सिलेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सोर्स में यहाँ पर आपको दिया हुआ है सोर्स। चाहूँ तो अगर मेरे को लिस्ट बनानी हो सभी एम्प्लॉयज़ के नेम की, तो मैं यहाँ से इनको सिलेक्ट कर सकती हूँ। अब मुझे यहाँ पर क्या देना है, प्रेजेंट हो, अब्सेंट हो, कोई सिक लीव पर है, कोई पेड लीव पर है, तो यहाँ पर मैं उसके लिए टाइप कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने सोर्स के अंदर टाइप किया है P प्रेजेंट के लिए, P डिनोट कर रहा है यहाँ पर प्रेजेंट को। अब्सेंट के लिए यहाँ पर मैंने लिया है AB जो अब्सेंट को यहाँ पर डिनोट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर मैंने सिक लीव के लिया है SL, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रही हूँ जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो मैं आप साथ के साथ आपको बता भी रही हूँ कि P मैंने लिया है प्रेजेंट के लिए, A भी यहाँ पर मैंने लिया है अब्सेंट के लिए, और SL यहाँ पर सिक लीव के लिए लिया है। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ PL यानी पेड लीव, और यहाँ पर मैं ले रही हूँ वीकली ऑफ। या फिर आप इसको वीकेंड्स भी लिख सकते हैं, जो भी आपका वीकेंड्स का ऑफ होता है। तो यहाँ पर मैंने उसको इस तरीके से लिखा है WOFF। ठीक है, मैंने यहाँ पर सब कुछ शॉर्ट में लिख दिया है इस तरीके से। चाहे तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप जो भी लिस्ट आप सिलेक्ट करेंगे उसकी लिस्ट तैयार हो जाएगी। कैसे, जैसे आप ओके प्रेस करेंगे तो आप देखिएगा हर बॉक्स पर एक लिस्ट बनकर आ गई, ये देखिए इस तरीके से। तो जो भी एम्प्लॉई आपका प्रेजेंट होगा आप प्रेजेंट पर क्लिक कर दीजिएगा, जो भी एब्सेंट होगा एब्सेंट पर क्लिक कर दीजिएगा, जो भी लीव पर है आप लीव पर क्लिक कर दीजिए, तो वहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से आप फिल कर सकते हैं पूरे मंथ की अटेंडेंस को। अब यहाँ पर जो है मेरे पास एम्प्लॉय शीट जो है अटेंडेंस शीट जो है वो बनी हुई है, तो मैं उस पर जाऊँगी, उस पर आपको फॉर्मेटिंग जो है वो सिखाऊंगी।
तो आपको डेटा वैलिडेशन समझ में आ गया होगा आई होप। इसका यूज़ आप 2 तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो आप सोर्स के अंदर टाइप करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप उस एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसकी आप लिस्ट बनाना चाहते हैं। मुझे नेम ऑफ़ एम्प्लॉइज़ की अगर लिस्ट बनानी होती तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करती, तो भी यहाँ पर हर एरिया पर क्या होता, नेम ऑफ़ एम्प्लॉइज़ की लिस्ट आ जाती। ओके, आई होप आप लोगों को डेटा वैलिडेशन समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा। हाँ, तो यहाँ पर जो मेरी अटेंडेंस शीट है मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है, तो मैं उस पर जा रही हूँ क्योंकि एक एक करके फिल करने में यहाँ पर काफ़ी टाइम जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी फिल है। इसी के अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाऊंगी, जैसे कि इस पर आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर है कि जो प्रेजेंट है वो डिफरेंट कलर से यहाँ पर फॉर्मेट हुए हैं, जो एब्सेंट है वो डिफरेंट कलर हुआ है उन पर, और जो जैसे भी हमारे वीकेंड्स हैं उन पर डिफरेंट कलर है। तो इसको एक ही बारे में करने का क्या तरीका होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इस एरिया को सिलेक्ट करके इस तरह से ये जो कलर है ये हटा रही हूँ। ओके, ओके, तो सबसे पहले अगर मुझे यहाँ पर P वाले को यानी प्रेजेंट वाले को डिफरेंट कलर से जो है मुझे हाईलाइट करना हो, तो मैं उसके लिए क्या करूँगी, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। ये पूरा जो एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग है मैं आपको पूरी एक क्लास में समझाऊंगी। इसमें और कई सारी चीज़ें होती हैं। आज इसका सबसे बेसिक फंक्शन जो है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो एक अटेंडेंस शीट के अंदर यहाँ पर मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई हैं। अभी तक मैंने यहाँ पर टेक्स्ट फंक्शन बताया है, डेट बता दिया है, डेटा वैलिडेशन बता दिया है। इसी के अंदर मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो बेसिक फंक्शन है वो भी बता रही हूँ। कैसे, सबसे पहले आप पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। होम के अंदर, होम टैब के अंदर आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? ओके, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप होम के अंदर आपको ऑप्शन दिख जाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, आप उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा हाईलाइट सेल्स रूल्स, इस पे जाएंगे फर्स्ट पे, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा टेक्स्ट दैट कंटेन, टेक्स्ट दैट कंटेन। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग के नाम से ही पता चल जाता है कि ये क्या काम करता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब जो भी आपकी कंडीशन होगी उसके हिसाब से यहाँ से इसको कलर से जो है फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसी के अंदर हाईलाइट सेल्स रूल्स के अंदर आप इस पर क्लिक कीजिए। हाईलाइट सेल्स रूल का एक ऑप्शन आएगा, उस पर जाइए और टेक्स्ट दैट कंटेन पर जाइए। इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा एक तरीके का डायलॉग बॉक्स जो ओपन हो जाएगा। आप इसके अंदर कुछ भी लिखते हैं, इसके अंदर मैं इसके अंदर यहाँ पर मैं लिख रही हूँ P प्रेजेंट के लिए। आप यहाँ से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, आपको यहाँ पर कलर्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर कस्टम फॉर्मेट में जाके आप अपने हिसाब से भी कलर चूज़ कर सकते हैं। कस्टम फॉर्मेट में आपको ऑप्शन दिख जाएगा फिल का, फिल पर जाइए। फिल पर जाने के बाद यहाँ से मैं कलर ले रही हूँ, मान लीजिए ग्रीन। ग्रीन पे जाने के बाद फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज करना है अगर आपको, तो फ़ॉन्ट पे जाइए और फ़ॉन्ट का कलर यहाँ से मैं ले रही हूँ वाइट, और मैंने इसको प्रेस कर दिया ओके। तो आप देख सकते हैं जो प्रेजेंट वाले थे वो सभी के सभी यहाँ से ग्रीन कलर से इस तरीके से हाईलाइट हो चुके हैं एक बारी में ही, यानी जो भी प्रेजेंट होगा। अगर मैं मान लीजिए यहाँ चेंज कर देती हूँ, पहले मैं आपको एब्सेंट वाले करके दिखाती हूँ, फिर बताऊँगी आगे इसका। वापस से इसको सिलेक्ट कीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए और यहाँ से व्यू रूल पे क्लिक कर दीजिए। सॉरी, न्यू रूल्स पर नहीं, मैं डिफरेंट क्लास में चली गई, सॉरी। जो है ये सेकंड क्लास में आपका टॉपिक आएगा। हाईलाइट सेल्स रूल्स पर ही जाना है और यहाँ से जाना है टेक्स्ट दैट कंटेन पर, और यहाँ से हम प्रेस कर रहे हैं अब AB, यानी एब्सेंट के लिए मैंने डिनोट किया था AB। कलर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, आपको अपने हिसाब से चाहिए तो कस्टम पे जाएंगे आप, कस्टम फॉर्मेट पर, वहाँ पर आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है रेड कलर, या कोई भी और कलर आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ रेड कलर ले लिया है, फ़ॉन्ट का कलर
वापस से मैं यहाँ पर वाइट ले रही हूँ और ओके। तो आप देख सकते हैं एब्सेंट वाले सारे रेड कलर से फिल हैं। ऐसे ही यहाँ पर सिक लीव और पेड लीव भी है, वो भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ एक बार सेम ऑप्शन से। फ़ॉन्ट का यहाँ मैंने कलर ले लिया है वाइट और ओके कर दिया है। तो यहाँ पर एक सिक लीव थी तो यहाँ पर एक ही यहाँ पर अप्लाई हुई है। ऐसे ही एरिया को सिलेक्शन रहने देते हैं, लास्ट भी कर लेते हैं। लास्ट है हमारा यहाँ पर पेड लीव। ओके, तो आप देख सकते हैं पेड लीव भी इस तरीके से हाईलाइट हो गया। मैं जूम कर आपको दिखा देती हूँ। सिक लीव, पेड लीव, एब्सेंट और प्रेजेंट इस तरीके से हाईलाइट हो गए हैं। अगर आप चेंज करते हैं, मान लीजिए मैंने इस बॉक्स में चेंज किया अब प्रेजेंट की जगह एब्सेंट, तो आप देख लीजिए फॉर्मेटिंग भी जो है वो यहाँ से चेंज हो रही है। अगर मैं किसी बॉक्स में वापस से चेंज करके दिखाती हूँ, मैंने यहाँ कर दिया पेड लीव PL, तो यहाँ पर ये भी चेंज हो गई है। ओके, तो यहाँ से आपको डेटा कंडीशन फॉर्मेटिंग का जो ये सिंपल ऑप्शन था ये आपको क्लियर हो गया होगा। कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, टेक्स्ट दैट कंटेन क्या करेगा कि उस टेक्स्ट के हिसाब से जो भी आप टेक्स्ट अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से उसको कलर के लिए हाईलाइट कर देगा। तो यहाँ पे वीकली ऑफ जो है वो रह गया है, मैं आपको शीट प्रोवाइड करूँगी। वीकली ऑफ को आप अपने हिसाब से खुद ये वाला जो है ऑप्शन यूज़ करके कंडीशन फॉर्मेटिंग का देखिएगा, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अटेंडेंस शीट में यहाँ डेटा वैलिडेशन भी सीख लिया है। इसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब मुझे काउंट करना है, मान लीजिए प्रेजेंट कितने लोग हैं, एब्सेंट कितने लोग हैं और सिक लीव और पेड लीव कितनी है, ये मुझे यहाँ पर देखना है। तो उसके लिए यहाँ पर जो मैं फंक्शन अप्लाई करूँगी वो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं प्रेजेंट निकाल रही हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ काउंटिव। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट को ऑन कर दिया है। अब रेंज, ये पूछ रहा है रेंज किस रेंज में से, मैं यहाँ पर फर्स्ट वाली जो है वो सिलेक्ट कर रही हूँ रेंज, क्योंकि ड्रैग करूँगी फॉर्मूले को तो वो नीचे तक जाएगा। इसमें से मुझे क्या काउंट करना है कि प्रेजेंट कितने लोग हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने रेंज जो है वो सिलेक्ट कर ली है, कॉमा। अब क्राइटेरिया पूछ रहा है वो आपसे, नीचे क्राइटेरिया देखिए, क्राइटेरिया में यहाँ पर मैं लिख रही हूँ P, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर प्रेजेंट मतलब जो हमारी फर्स्ट एम्प्लॉई थी जिसका नाम क्या था, अनु शर्मा, वो 30 दिन में से कितने दिन प्रेजेंट रही है, 22 दिन। मुझे ऐसे ही एब्सेंट निकालनी है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, बार बार फॉर्मूला टाइप करने से अच्छा मैं इसको कॉपी कर रही हूँ और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया है मैंने। अब फॉर्मूला डायरेक्ट आप पेस्ट करेंगे तो वो इस तरीके से दिखाएगा। ठीक है, वो प्रेजेंट ही काउंट कर रहा है। यहाँ पर क्राइटेरिया के अंदर मैं चेंज कर देती हूँ AB, मैंने सिर्फ फॉर्मूला सेम रहने दिया है, क्राइटेरिया चेंज कर दिया है क्योंकि रेंज जो है हमारी सेम रहेगी, क्योंकि मुझे अनु शर्मा को ही काउंट करना है कि वो एब्सेंट भी कितने दिन रही है। तो यहाँ पर सभी की एब्सेंटी भी जो है वो निकल कर आ गई है। ऐसे ही मुझे सिक लीव जो है वो काउंट करनी है। वापस से मैं सेम फॉर्मूला जो यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ SL। ओके, एंटर प्रेस किया, इसको नीचे ड्रैग कर दिया, तो यहाँ पर सिक लीव आ गई है निकल कर। पेड लीव के लिए भी हम यहाँ पर ऐसे ही प्रेस करेंगे इज इक्वल्स टू, या फिर फॉर्मूले को पेस्ट भी कर सकते हैं और यहाँ पर लिख देंगे PL और इसको नीचे ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ पर पेड लीव भी निकल कर आ गई है। वीकली ऑफ के लिए भी सेम करेंगे, हम फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर चेंज कर देंगे सिर्फ जो हमारा क्राइटेरिया होगा। ठीक है, तो क्राइटेरिया डिफरेंट था, फॉर्मूला सेम था। सेम फॉर्मूले से यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है मुझे काउंट होकर आ गई है। अब टोटल में क्या करेंगे, हम उन चीज़ों को यहाँ पर काउंट करेंगे, क्योंकि जो मैं सैलरी शीट बनाऊँगी उसमें मैं जो डेज़ काउंट करूँगी वो यहाँ से काउंट करूँगी। तो आप देख सकते हैं सैलरी आपको किस किस डेज़ के हिसाब से मिलती है, यानी उसमें आपका जो वीकेंड्स होता है, वीकेंड्स का ऑफ होता है वो भी काउंट होता है, सिक लीव भी काउंट होती है, जो आप प्रेजेंट हो वो तो ऑब्वियसली काउंट होगा, पेड लीव भी काउंट होगी। लेकिन काउंट क्या नहीं होगा, आपका जो एब्सेंट, जो आप छुट्टी पे हैं बिना बताए या फिर किसी वजह से, वो नहीं काउंट होगा। उसके हिसाब से आपकी सैलरी जो है वो कटती है, बाकी सभी डेज़ की आपको सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पर टोटल में मैंने क्या किया है, प्रेजेंट को, सिक लीव को,
यहाँ पर शायद पेड लीव रह गया है, तो यहाँ पर हम पेड लीव को भी जो है टोटल करेंगे इस तरीके से। ओके, सिर्फ मैंने यहाँ पर क्या रहने दिया है, अब्सेंट। तो स्टूडेंट्स, आज के हमारे सारे टॉपिक्स जो हैं मॉड्यूल 1 हमारा क्लियर हो गया है पूरा का पूरा। तो हमारे सारे टॉपिक्स आज ख़त्म होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सब कुछ। आज के टॉपिक में यहाँ पर हमने नेस्टेड इफ जो है वो सीख लिया है।